बच्चों को लगता है कि पेरेंट्स उनकी बात नहीं समझते। पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे उनकी बात नहीं सुनते। पर क्यों नहीं सुनते, इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है, इसके बारे में हम बात करेंगे आज के टीवीसी गपशप में। हमारे साथ आज है सलोनी प्रिया, और जो 25 साल से एज अ साइकोलॉजिस्ट ये कोशिश कर रही हैं कि पेरेंट्स और उनके बच्चों में जो रिलेशनशिप है वो सुखद हो। क्योंकि जहाँ तक मुझे सलोनी प्रिया के बारे में पता है, वो ये मानती है कि पेरेंटहुड एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, ना कि कोई शॉर्ट टर्म इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की एक्टिविटी। So once again, welcome to our podcast TVC Gupshup, and this is the second time we are having you. और हम आज बात करेंगे पेरेंटिंग में। बहुत डीप टॉपिक है, बहुत कोई सुनना चाहता है इस टॉपिक को, पेरेंट्स भी सुनना चाहते हैं, साथ में बच्चे भी जो है वो सुनना चाहते हैं, क्योंकि पेरेंटिंग हमारे देश में बहुत बड़ा एक टॉपिक है। मदरहुड बोलिए, फादरहुड बोलिए, कोई बोलते हैं अंडररेटेड है, ओवररेटेड है, so there are a lot of things that we are going to discuss. So true. What is parenting according to Saloni Priya? Parenting all these years, and when you are asking me, besides being a psychologist or a therapist or parenting coach, I am myself a parent of a 32-year-old. So I have 32 years of personal parenting experience. Parenting क्या नहीं है, ये over the years जो मैंने समझा है, जॉब नहीं है, करियर नहीं है, पेरेंटिंग चॉइस भी नहीं है। पेरेंटिंग किसी भी सिचुएशन में अगर आप देखो तो एक लर्नड चीज़ नहीं है कि आप कहीं से सीख सकते हो। मैं हमेशा चेक करती हूँ कि क्या हमारे आईएम्स ने या हार्वर्ड ने कभी कोई पेरेंटिंग कोर्स चालू किया है। तो पेरेंटिंग एक रिलेशनशिप है। पेरेंटिंग एक ऐसा रिलेशनशिप है जो जैसे जैसे आपका बच्चा बड़ा होता है और आप भी उम्र के अलग अलग पायदान से गुजरते हैं, तो ये बदलता रहता है, और बदलने में ये बहुत खूबसूरत भी हो सकता है। एक बहुत जिसको कहना चाहिए डीपली सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप है, जिसमें आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट भी बहुत पर्सनल है। आपको लगता है कि अगर मेरा बच्चा ज़िंदगी में बहुत अच्छा इंसान बना या बहुत सक्सेस है, तो उसका जो सेटिस्फैक्शन है या सेंस ऑफ जिसको कहना चाहिए ना कि एक गर्व की बात जो आप महसूस करते हैं, वो किसी और तरीके से आपको नहीं मिलेगी। लेकिन चूंकि ये बदलता हुआ रिश्ता है, तो इसमें बड़े सारे उतार चढ़ाव हैं। बहुत बार स्पीड ब्रेकर्स आ जाते हैं, बहुत बार ये रिश्ता ऐसा लगता है जैसे कि सारी चीज़ों का मायने बदल सकता है। इसीलिए जो आप कहते हो कि मैम ये अंडररेटेड है या ओवररेटेड है, पेरेंटिंग एक जिसको कहते हैं ना, एक किसी स्पेसिफिक पॉइंट को नहीं कह सकते। अब देखो, जैसे मैं हूँ, पेरेंट हूँ, मैं अपनी बात कर सकती हूँ, लेकिन मेरी मदर जो आज 75 ईयर्स की हैं, वो भी पेरेंट हैं। तो उनके लिए आज भी मैं उनका बच्चा हूँ। लेकिन जब मैं 15 साल की थी तो वो मुझसे बोलती थी कि तुमको ये करना चाहिए, ये जरूरी है, ये अच्छा है तुम्हारे लिए। 35 साल की हुई तब उन्होंने बोला कि अब तुमको समझ में आ रहा है ना, जब तुम में जिम्मेदारी हुई है, तुम भी माँ बनी हो। आज 75 साल के होके भी यही कहती है कि तुम बहुत एस्टैब्लिश्ड हो, बहुत सबको हेल्प करती हो, लेकिन हम तुम्हारी माँ हैं, तो हम अभी भी कुछ चीज जानते हैं जो तुम नहीं जानती हो। तो देखो कैसे वो रिश्ता धीरे धीरे बदलता है। और इसीलिए इस बदलते रिश्ते के समय अगर कुछ चीजें हम ध्यान रखें, तो शायद ये रिश्ता ज्यादा सुख दे सकता है, बजाय कि आपको परेशान करने के या दुख देने का। इसीलिए देखो, जैसे आपने आज अपने पॉडकास्ट में सुना है पेरेंटिंग के बारे में, तो बहुत से लोगों को लगता है कि पेरेंटिंग पे आप क्या हमको ज्ञान देंगे। पेरेंटिंग ज्ञान देने के लिए नहीं है। पेरेंटिंग में मैं हमेशा ये मानती हूँ कि सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, क्यों पेरेंटिंग मुश्किल हो जाती है, क्यों? क्योंकि देखो, पहला चैलेंज है, आप बच्चों को उस दुनिया के लिए तैयार करते हैं जो दुनिया में आप नहीं बड़े हुए हैं। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। आपने अपनी दुनिया को जिया है, आपको उसका तजुर्बा है, लेकिन उस तजुर्बे से आपको अपने बच्चे को वो सिखाना है जो उसकी दुनिया में रेलेवेंट हो। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होना बड़ा ही स्वाभाविक। दूसरा, चूंकि पेरेंटिंग कोई स्कूल नहीं सिखाता है, कॉलेज नहीं सिखाता है, कोई कोर्स नहीं है, आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, टीचर हो, जब आप पेरेंट हैं तो एक ये एडिशनल रोल है। आप अपने ऑफिस में भले ही सीए हो,
लेकिन आप पेरेंट भी हैं। तो आप पेरेंटिंग कैसे करते हैं? जैसे आपको पेरेंट किया गया, आपके बड़े होते समय आपको लगता है मेरे माँ या मेरे पिताजी यहाँ गलत थे, तो मैं जब माँ बनूंगी, मैं जब फादर बनूंगा तो मैं ये नहीं करूंगा। तो क्या ये स्ट्रैटेजी करने की बात है? कैन इट बी स्ट्रैटेजाइज्ड? स्ट्रैटेजी भी होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी से ज्यादा सही शब्द है कि इसके जो मूल सिद्धांत हैं, जो आपके दिल के बहुत करीब हैं, उनको कहीं ना कहीं आपको स्पष्टता से कम अपने आप से तो जरूर कहिए। ना हम इसको कभी स्पष्ट करते हैं, ना हम कभी इसको लिखते हैं। और जो चैलेंज है वो अब है अंतरा, कि जब मैंने ऐसे पेरेंटिंग सीखी है तो मैं मदर हूँ, अब मेरा हस्बैंड जो है उसने भी ऐसे ही सीखी, और हम दोनों को दो अलग अलग पेरेंट ने पाला है। तो मूलतः जब हम दोनों मदर फादर बनेंगे और एक और बच्चे की परवरिश करेंगे तो हमारे अंदर बहुत सारे सैद्धांतिक मतभेद होंगे। इसीलिए देखो, बातचीत में क्या होता है, पेरेंट्स में मदर कहती है आप बिगाड़ रहे हैं, फादर कहता है तुम जरूरत से ज्यादा स्ट्रिक्ट हो, छोड़ दो। कहीं इसका रिवर्स होता है। फादर बहुत स्ट्रिक्ट होता है, मदर को लगता है भाई इतना बच्चे पे सख्ती कर रहे हैं, बच्चा भाग जाएगा घर छोड़ के, तो मेरे को कुछ ना कुछ तो बैलेंस करना है। लेकिन हम एक दूसरे से कभी बैलेंस करके बात नहीं करते हैं, क्योंकि हमेशा बात यहां से होती है तुम सही हो हम गलत हैं। हाँ, वो तो ब्लेम गेम चलता है। लेकिन अगर ये ब्लेम गेम पेरेंटिंग में हम कम करें और माने इस बात को कि मेरा और तुम्हारा बच्चों को परवरिश करने का सिद्धांत एक नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे और तुम्हारे माँ बाप अलग अलग हैं, तो हमारी अपब्रिंगिंग अलग अलग बिल्कुल है, हमारे परिवेश अलग है। लेकिन अब हम दोनों मिलकर एक नए बच्चे के लिए परिवेश बना रहे हैं। तो हम दोनों अगर बात कर लें, कुछ सिद्धांत बना लें। देखो, बिना बात किए सिद्धांत बनते हैं अंतरा। जैसे सिद्धांत कुछ घरों में क्या है, बच्चे को जो भी इसके स्कूल जाना है, पढ़ाना है, उसकी माँ का काम है, हम ये सब नहीं देखते। ये बड़े एक तरफा सिद्धांत। बच्चे को कुछ खरीदना है, तुम पापा से मांगो, पैसा वैसा पापा से मांगा करो, हमारे मत दिमाग का, मेरा काम टिफिन बनाना है, खाना बनाना है, तुम लोग का देखना है, ये सब पापा। ये जो हमने बना रखे हैं, ये कंपार्टमेंट्स हैं, ये सैद्धांतिक समझौता नहीं है। ये तो आपने अलगाव बना रखा है कि ये मेरा डिपार्टमेंट है, ये पापा का डिपार्टमेंट है। बच्चा बहुत जल्दी समझ लेता है कि किस डिपार्टमेंट को कैसे मैनिपुलेट करना है। बट क्या ये बहुत जेंडर रोल से भी आता है? बिकॉज मैंने देखा है, बिकॉज माय फ्रेंड्स आर आल्सो पेरेंट्स, तो ये बहुत जेंडर रोल भी है कि माँ का काम ये है और पिता का काम ये है। बिल्कुल सही। क्या आपको लगता है कि दोनों को बैठ के द कपल शुड सिट टुगेदर और उनको बात करनी चाहिए कि कैसे हम इसको संभालें? बिल्कुल। कितने पेरेंट्स करते हैं ऐसा? मुझे देखो, आजकल एक चेंज है जो मैं कहूंगी कि देखो, मेरे पास हर तरह के क्लाइंट्स आते हैं। आजकल मैं देख रही हूँ कि काफी नए पेरेंट्स, चूंकि उन्होंने अपने पेरेंट्स के लड़ाई झगड़े या अपने बड़े होते समय पेरेंटिंग के कुछ बड़े खराब अनुभव किए हैं, तो दे कम विद दिस कि मैम मेरा बच्चा भी सिर्फ 1.5 साल का है, मुझे अपने बच्चे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैम मेरा चाइल्डहुड बहुत ऐसा था, तो हम दोनों अपने बच्चे के लिए सीखना चाहते हैं। और फिर वो कहते हैं कि मैम हमने आपके बहुत आर्टिकल्स पढ़े हैं, मैम मैंने आपको इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे बोलते सुना, तब हमने आपसे अपॉइंटमेंट लिया। इसीलिए जब वो लोग पूछ रहे थे कि आपको क्या कंसर्न है, तो हमने कहा हमारा कोई कंसर्न नहीं है, हमको बस मैम से मिलना है, मैम हम लोग चाहते हैं कि कैसे बेटर करें। हाँ, और एक बड़ा हेल्दी ट्रेंड है, जैसे रिलायंस है तुम्हारा, ये क्या नाम है इनका, HDFC बैंक है, एयरटेल, इस टाइप के कॉर्पोरेट्स ने HR ने मेरे को बुलाया है पेरेंटिंग वर्कशॉप्स के लिए। ओके। तो मैंने कहा PwC में मैंने किए हैं सीरीज ऑफ वर्कशॉप्स जहां कपल्स आते हैं और इनके अलग अलग एरियाज हैं। तो इनके HR ने इसको एनालाइज किया है और बोला कि मैम, जैसे हम अपने एम्प्लॉय बेनिफिट्स में पहले लोगों को फ्री वेकेशन देते थे, लोगों को किसी रिजॉर्ट का बुकिंग देते थे, क्लब मेंबरशिप देते थे, महिंद्रा इसमें बड़ा पॉपुलर था, महिंद्रा क्लब। बोला मैम हम लोगों ने जब सर्वे किया तो ये निकला कि सबसे ज्यादा लोगों को स्ट्रेस पेरेंटिंग से है, और सबसे ज्यादा हमारे यहाँ जो एट्रिशन है, जो लेडीज जो बहुत परफॉर्मिंग हमारे अच्छा आउटपुट दे रही हैं, इन स्पाइट ऑफ गुड सैलरी हाइक एंड ऑल, वो जॉब पेरेंटिंग के स्ट्रेस की वजह से छोड़ रही। गिल्ट बहुत है कि मैं बच्चे को छोड़ के यहाँ आती हूँ। ये बहुत रियल है मैम, फॉर वीमेन स्पेशली। आई हैव सीन माय कॉलीग्स आल्सो जो काम करते हैं हमारे साथ, उनको हमेशा रहता है कि शायद मैं काम करती हूँ और इसीलिए मैं बच्चे पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। शायद पिता पे उतना ये स्ट्रेस नहीं होता है, बट वीमेन इंडियन सेटअप में वुमेन पे ज्यादा डिमांड है, ये तो है। बट ऑन द अदर हैंड आई वुड लाइक टू नो, बिकॉज आई हैव फेल्ट दिस थिंग कि
मदरहुड, मातृत्व इस देश में क्या बहुत ओवररेटेड है और फादरहुड जो है बहुत अंडररेटेड है? इज इट लाइक दैट? मैं बिल्कुल सहमत हूँ इससे। और देखो, मदर के लिए ये उम्मीद करना कि चूंकि तुम मदर हो तो ओवरनाइट तुम चेंज हो जाओगी, ओवरनाइट तुम में बहुत ममता जागृत हो जाएगी, ये देखो जितना इसको बढ़ा चढ़ा के कहा गया है, होता नहीं है। इसलिए मैंने बहुत सी लेडीज जो यंग मदर्स हैं उनको डिप्रेशन में डील किया, क्योंकि उसको लगता है कि मैम मेरे को इतना कहा गया था तुम माँ बन रही हो, सब लोग इतने खुश हैं, मैं हॉस्पिटल में अकेले पड़ी हूँ, मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है, मुझे लग ही नहीं रहा है कि ये मेरी वही बॉडी है, आई एम फीलिंग लाइक एन एलियन, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है और इस बच्चे को देख के मैम मुझे बिल्कुल प्यार नहीं आ रहा है। एंड शी आस्क्ड मी, मैम एम आई एबनॉर्मल? देखो एबनॉर्मल कहाँ से, क्योंकि नॉर्म यही है कि तुम मदर हो तो तुमको बहुत खुश होना चाहिए। बोली मैम मुझे बिल्कुल खुशी नहीं हो रही, मुझे लग रहा है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो ये जो है ना पोस्ट डिलीवरी डिप्रेशन, ये इसीलिए है क्योंकि लोग इतना हाइप क्रिएट करते हैं। तुम अगर कोई रियलिटी नहीं करता है कि देखो मदरहुड इज अ वेरी बिग चेंज इन योर लाइफ. You will need to work on your body, you will need to work again on your social profile, you'll have to work on your work life balance. Yeah. But yes, it will also give you joy provided you prepare yourself. I know of a friend who said that मुझे लगा she has a daughter. उसने कहा कि मुझे लगा कि अब तो डिसाइड तो कर लिया, और जो वो मेरे हाथ में आई, एंड दिस इज रियल, उसने कहा कि मुझे लगा मेरी जिंदगी खत्म हो गई और इसके लिए मुझे बहुत सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, क्योंकि माँ को तो त्याग की मूर्त माना जाता है। हमारे फिल्मों में भी वही है कि माँ मतलब बिल्कुल बिल्कुल निरूपा रॉय टाइप्स कोई जो एकदम मतलब सब कुछ त्याग के, सब कुछ दुनिया भुला के। बट आई थिंक ऐसा नहीं है। यू कैन वेल स्ट्रेटेजाइज एंड वेल बैलेंस अपना पेरेंटहुड और अपना काम। ये बिल्कुल हो रहा है। और इसीलिए जो तुम्हारा पहला क्वेश्चन है जेंडर रोल्स में, मदर पे डेफिनेटली फिजिकल केयर और इसकी रोल पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया जाता है, पर अब ये बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। आज अगर आप देखिए तो कंपनीज पेटर्निटी लीव्स दे रही हैं, फादर्स भी लीव लेते हैं, दे आर बिकमिंग अ पार्ट ऑफ द डिलीवरी प्रोसेस, दे आर बिकमिंग अ पार्ट। बहुत से लोग कई क्लासेस में साथ जाते हैं। मैंने ही देखा है थेरेपी में, जब बहुत से फादर मदर दोनों साथ आते हैं और लोगों ने बार बार अपॉइंटमेंट्स चेंज किए हैं कि मैम हम दोनों आना चाहते हैं, तो मेरे हस्बैंड की आज मीटिंग हो गई है, तो मैम क्या हम चेंज कर सकते हैं? तो दैट मीन्स देयर इज अ बेटर पार्टनरशिप। आजकल के जो मेल मेंबर्स हैं वो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा लीप है, मैं कहूँगी उनके चेंज में। दे डोंट वांट टू बी एब्सेंटी फादर्स। और ये मैं कोट कर रही हूँ अपने क्लाइंट्स को जो कहते हैं, मैम माई फादर वॉज एन एब्सेंटी फादर। उनका काम यही था कि फीस जमा करनी है, या अगर पापा से कुछ बात करनी है, मतलब क्या गड़बड़ की हो, क्या गलत की हो, स्कूल से बुलाया गया है क्या? बोलो मैम मैं वैसा फादर नहीं बनना चाहता। I want to play with my child. I want to go to his sports day. I want to be a father who is available to my child. तो ये जो जेंडर रोल्स बड़े डिफाइन थे, आई थिंक बहुत तेजी से चेंज हो रहे हैं। और इसमें कहीं ना कहीं कोएड एजुकेशन, कहीं ना कहीं आज की जनरेशन में a lot of boys opening up to this idea that जो बच्चे होने का जॉय है वो खाली मदर का थोड़ी है, मेरा भी तो होना चाहिए ना। तो आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। और मैंने बहुत से कपल्स देखे हैं कि बच्चे को इंजेक्शन लगवाना है तो मदर स्ट्रांग है, वो लगवा ले रही है, फादर नहीं लगवा सकता, भाई मुझे बहुत डर लग रहा है, उसको फिर सुई लग, मेरे को बहुत रोना आ रहा है। सो ये जो हमने बड़े स्ट्रिक्ट बना रखे हैं ना, मदर सॉफ्ट होती है, मदर केयरिंग होती है, फादर नहीं होता है, ये बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। तो मदर ज्यादा स्ट्रांग होती है एक्चुअली, जैसे आपने, क्योंकि मदर्स को ज्यादा प्रैक्टिकल। और जानते ये कहाँ से आ रहा है? इफ यू आर अ मदर जिसके ब्रदर सिस्टर हैं, छोटी बहन थी, मैंने घर में बच्चे देखे हैं, तो शी हैज अ प्रैक्टिकल लुक एट अ चाइल्ड। और फादर अगर सिंगल चाइल्ड है, उसने कभी नहीं देखा है, पहली बार उसने पहला बच्चा छोटा अपना ही देखा है, तो उसको ज्यादा फियर है, राइट, उसके ज्यादा क्वेश्चंस रहते हैं। और मैं देखती हूँ आजकल कई सारे ये यंग कपल्स जब आते हैं, बच्चे 5-6 साल के हैं, पूरा लिस्ट आईपैड लेके आएगा, उसे पूरा लिस्ट बनाया है उसने कि मैम मेरे को आपसे ये पूछना है। तो अपना रिसर्च पूरा करके आते हैं कि क्या पूछना है, प्रिपरेशन। दे आर क्वाइट आई वुड से बहुत फ्रैंक है कि मैम मैं ये समझना चाहता हूँ, और उसमें हमेशा ही वही आता है। देयर सर्टेन विलिंगनेस, बहुत बीइंग अ गुड पेरेंट, कॉन्शियस विलिंगनेस है। और वो बहुत डीपली मुझे दिखता है लोगों में ये कि मेरे साथ जो गलत हुआ था मैं अपने बच्चे के साथ नहीं करना चाहूंगा। लेकिन एक चीज की जो हम पहले बात करते हैं नॉर्मल मतलब बातचीत में भी होती है, न्यूक्लियर फैमिलीज एंड जॉइंट फैमिलीज। यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ अ जॉइंट फैमिली,
मेरे भी जिंदगी में जॉइंट फैमिली थी, तो अब तो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि न्यूक्लियर होता जा रहा है, न्यूक्लियर होता जा रहा है। तो कैसे, चैलेंजेस तो बहुत है, क्योंकि मैं देखती हूँ लोग बोलते हैं कि पहले तो दादा दादी नाना नानी थे, संभाल लेते थे, बट अब संभालना आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। कैसे चेंज हुआ है और अब क्या सिचुएशन है, और कैसे पेरेंट्स इसको हैंडल कर जॉइंट रहे हैं? फैमिली में क्या थी, बहुत सारे आपके जो कन्वीनियंस थे, जो चीज़ों की ज़रूरतें थी, उसमें बहुत एडजस्टमेंट करना था। हमेशा शेयरिंग थी बहुत ज़्यादा। जी। तो देखो, जॉइंट फैमिली बहुत चीज़ों में अच्छा था, सोशल स्किल डेवलप होते थे, माँ बाप की अकेली जिम्मेदारी नहीं थी, बच्चा भी जब ग्रो होता था तो उसको तरह तरह के लोगों को देखने का मौका मिलता था। ये सब चीज़ें न्यूक्लियर में नहीं है। लेकिन न्यूक्लियर में समय बहुत है, स्पेस बहुत है, आपको अपने को डेवलप करने के लिए अपने हिसाब से चीजें करने का आपके पास बहुत तरह के जरिए हैं, राइट। जो कि न्यूक्लियर फैमिली का एडवांटेज है। हाँ। तो अगर न्यूक्लियर फैमिलीज को अच्छी बॉन्डिंग, अच्छा कम्युनिकेशन और एक अच्छा सोशल नेटवर्किंग के साथ देखा जाए तो वो अपने आप में इतनी कोई गलत चीज नहीं है। लेकिन न्यूक्लियर फैमिली में, अब जैसे अगर हमारी माँ थी और वो दिन के 10 घंटे किचन में रहती थी, तो हम जॉइंट फैमिली में थे इसलिए कभी निगलेक्टेड नहीं थे, क्योंकि हमारी वो नीड्स कोई बुआ, कोई चाची, कोई ताई पूरे कर देती थी। लेकिन अब अगर आपके पास न्यूक्लियर फैमिली है और आप एज अ मदर एंड फादर अगर अपनी लाइफ में बहुत बिजी हैं या बहुत स्ट्रेस्ड आउट हैं, तो वो आपके बच्चे पे तुरंत ट्रांसफर हो जाएगा। अच्छा। ये आपको बहुत कोशिश रखनी है। आप अपने, जैसे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम एक बच्चा ठीक है या 4 बच्चा ठीक है, मैंने कहा भाई ये आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन एक थेरेपिस्ट की तरह मैं यही बता सकती हूँ कि एक बच्चे को पालना 3 बच्चों को पालने से ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि अगर आपका अकेला बच्चा है तो आप उसके माँ बाप भी हैं, आप उसकी बहन भाई भी हैं, आप उसके दोस्त भी हैं, आपके पास कोई नहीं है शेयर करने का। तो अगर आपको कुछ होता है तो आपके बच्चे पे असर 1/10 का है। राइट। इसलिए सिंगल चाइल्ड का पेरेंटिंग ज्यादा डिफिकल्ट है, ज्यादा कॉन्शियस है। और आप अगर आज समाज में देखिए तो अब तो डेटा है हमारे पास। जैसे आपने कहा ना कि मैम पहले बहुत ये था कि वर्किंग अगर है तो लेडीज को गिल्ट रहता था। मैंने इस टॉपिक पे बहुत वर्कशॉप्स की हैं अंतरा, वर्किंग वुमेन के लिए बहुत वर्कशॉप्स की हैं, और मैंने डेटा रिसर्च करके दिखाया। और एक सिंपल, चूंकि हम दोनों स्कूल से आते हैं, स्कूल से कनेक्टेड हैं, मैंने कम से कम 100 प्रिंसिपल्स का डेटा इकट्ठा किया। मैंने कहा प्रिंसिपल्स की लाइफस्टाइल है, ये सवेरे 6:30-7 बजे निकलते हैं, क्योंकि उनको असेंबली में 7:30 बजे स्कूल में खड़ा होना है। ठीक है, कोई 2:30 बजे घर पहुंचता है, कोई 4 बजे पहुंचता है, कई 6 बजे भी पहुंचते हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्कूल वर्किंग हाफ डे वर्क है। और प्रिंसिपल्स का तो कभी भी स्कूल छुट्टी में आदमी घर नहीं जाता। लेकिन आप देख के देखो, मेजॉरिटी ऑफ देम विल बी हैविंग चिल्ड्रन, वेरी वेल ग्रूम्ड, बहुत अच्छे संस्कार, अच्छे मैनर्स एंड डूइंग वेरी वेल इन लाइफ। तो ये फिर गलत प्रूव करता है ना, ये मिथ है कि अगर आप वर्किंग है तो आपका बच्चा निगलेक्टेड है। नहीं। दूसरी तरफ अगर तुम देखो, इतने बच्चे हैं जो कि एडिक्टेड हैं, या जिसको कहना चाहिए कि गलत रास्ते पे हैं, बहक रहे हैं, अकेला महसूस कर रहे हैं, घर के बाहर प्यार ढूंढ रहे हैं। इनमें आप देखो मेजॉरिटी में मदर हाउसवाइफ ही है। अब आप हाउसवाइफ हैं, आप घर में हैं और आप अपने बच्चे पे कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपने 3 तरह की मेड रखी हैं जो हर समय उस बच्चे का ध्यान देते हैं, तो आपके वर्किंग या नॉन वर्किंग होने से क्या फर्क पड़ रहा है? ये मेरा टाइम है टीवी देखने का, इसको बाहर ले जाओ, ये बहुत शोर कर रहा है, इसको बाहर ले जाओ, हम सो रहे हैं। तो फिर ये नॉन वर्किंग मदर कहाँ से ज्यादा अफेक्टिव है? So that is a myth, यही हम माने। मेनली पेरेंटिंग में, जो मैंने कहा ना, पेरेंटिंग एक रिश्ता है। तो आप रिश्ते में जितना समय दे रहे हैं, जितना आप कनेक्ट कर रहे हैं, वही पेरेंटिंग है। और अगर कम समय के लिए भी हो लेकिन आप बहुत डीपली कनेक्टेड है, तो आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वहीं से तो क्वालिटी टाइम का कॉन्सेप्ट आया था ना। क्वालिटी टाइम का मतलब ही यही है कि वो समय, भले वो आधे घंटे हो या 1 घंटे हो, जहां बच्चे को ये महसूस हो कि मेरी माँ, मेरे पिता को मेरी फिक्र है, मेरी जरूरत है, वो मुझे समझते हैं। अच्छा, ये फीलिंग आना बहुत जरूरी है, उस बच्चे में आना बहुत जरूरी। लेकिन एक बात मैम, जो हम कहते हैं कि एक्सपेक्टेशन हमेशा देखा जाता है पेरेंटहुड में और बच्चे में होता है एक्सपेक्टेशन, क्योंकि हम लोग स्कूल में काम करते हैं, अमूमन जिंदगी मेरी 20 साल स्कूल कवर करते हुए निकल गए, हमेशा रहता है कि पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन पूरा करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो ये जो बॉन्डिंग है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस तो हो गए रिश्तों में, हर रिश्ते में एक्सपेक्टेशंस होती है, तो ये जो ओवर्ट क्या बहुत ज्यादा कर देते हैं पेरेंट कभी कभी? देखो,
ये मानना बुनियादी तौर पे गलत है कि आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे। देखो, एक बच्चा है, उसकी परवरिश के लिए अगर आप बहुत कॉन्शियस हो, आप तो कहीं ना कहीं आप उम्मीद करोगे ही कि मेरा बच्चा ये करता, मुझे अपने बच्चे से सुख मिलता, उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन जब आप अपने बच्चे से जो एक्सपेक्टेशन रखते हो उनको रियलिस्टिक रखते रहो। जैसे मेरा बच्चा छोटा था तो मुझे बहुत लगता था कि बहुत अच्छा है, इसमें बड़ी एनर्जी है, तो ये जब बड़ा होगा ना तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा करेगा स्पोर्ट्स में। मेरा बच्चा जब तक 7th 8th में आया, उसको स्पोर्ट्स में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो फिर मुझे अपनी एक्सपेक्टेशन को चेंज कर लेना पड़ेगा ना कि अच्छा ठीक है, इसमें एनर्जी है। बचपन में बड़ा लगता था, लेकिन धीरे धीरे ये जैसे बड़ा हुआ, मैंने देखा कि इसका ज्यादा से ज्यादा इसका सोचने का तरीका, इसके इंटरेस्ट चले गए। तो अब बस एक स्विमिंग ही एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसको अच्छा लगता है। और वो भी जब मैंने बात करी तो मुझे समझ में आया कि उसमें एनर्जी या एक्सरसाइज या फिटनेस का कोई गोल नहीं है। उसका गोल क्या है, बहुत गर्मी लगती है तो स्विमिंग कर लेता हूँ तो ठीक लगता है, फिर मेरे को कम से कम 2 घंटे बाद तक भी पसीना नहीं आता है। तो ये अब उसका रीजन है स्विमिंग करने का। मेरा रीजन था फिटनेस, तो चेंज हुआ। लेकिन आज जब वो बड़ा हुआ है तो स्विमिंग उसके लिए स्ट्रेस बस्टर है, स्विमिंग उसके लिए सोशलाइजिंग है। वो स्विमिंग क्लब का मेंबर है, वहां जाता है तो अपनी ऑफिस के बाहर के लोगों से बातचीत करता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो सैटरडे स्विमिंग क्लब वो नहीं मिस करेगा। तो अब वो सोशल स्किल करने के लिए, स्ट्रेस बस्टर के लिए उसकी लाइफस्टाइल का एक पार्ट है, और फिटनेस तो उसको दे ही रहा है। हाँ। तो जब मैंने सिखाया था स्विमिंग, तो मैंने फिटनेस के लिए सिखाया था। मेरी एक्सपेक्टेशन वो थी। तो मुझे देख रही हो तो मुझे हमेशा लगता था कि भाई कुछ ना कुछ बच्चे करें ताकि वेट पुट ऑन नहीं करें, फिट रहें। वो उसकी लाइफ में दूसरी तरह से चला गया। तो अगर मैं इस चीज के बदलाव को समझूं और एक्सेप्ट कर लूं तो मेरी एक्सपेक्टेशन गलत नहीं है। लेकिन अगर हम एक्सपेक्ट करके रिजिड हो जाते हैं कि यही चाहिए और इसी कारण के लिए चाहिए, हाँ, और उससे भी ज्यादा जब हम अपनी डिसअपॉइंटमेंट कि हमको तुमसे बहुत निराशा है, तुमने तो हमारा सपना तोड़ दिया, हम तो तुम्हारे लिए ये सोचे थे, क्या फायदा हुआ, तुम पर इतना खर्चा किए, क्या फायदा हुआ तुम पर, ये जब चीजें हम पेरेंट की तरह लाने लगते हैं तब वहां से बहुत ज्यादा रिश्ते टूटते हैं, बच्चों में बहुत ज्यादा कुंठा पैदा होती है। फिर उनको लगता है कि मतलब आप पेरेंट थे तो क्या आपने मेरे लिए इसीलिए किया था। तो फिर वो इतना बिटर हो जाता है, कभी कभी इतनी कड़वाहट आ जाती है कि फिर बच्चा कहता है आप एक बार मुझे हिसाब करके दे दीजिए, आपने मुझ पे कितना खर्चा किया है, आपका कितना पैसा बर्बाद हुआ है मेरे पर, मैं कमा के आपको दे दूंगा। तो मैम कहीं ना कहीं वो लाइन तो बिल्कुल रिश्ते की अंत हो गई। हाँ, कि अब तो गिव एंड टेक हो गया। गिव एंड टेक नहीं, मतलब बच्चे ने आपसे ये रिश्ता खत्म कर दिया। तो हम जब ये करने पे आ जाते हैं तब फिर वो पेरेंटिंग आपने भी जिंदगी भर के लिए खो दिया ना। तो आप मानता है ये टॉक्सिक पेरेंटिंग एग्जिस्ट करता है? डील कर रही हूँ आजकल अंतरा, और ये ज्यादातर यंगर जनरेशन लाता है। मैम कि बचपन से हमें ये बताया गया कि माता पिता भगवान के बाद माता पिता है, बट मैंने अपने लाइफ में देखा है माताएं भी कुमाता होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्योंकि आप इतना एक्सपीरियंस्ड है और आप काउंसलिंग भी करती हैं, तो वो जो ये मिथ है, ठीक है हम कल्चरली वैसे, तो टॉक्सिक पेरेंटिंग दिखता कैसे, होता क्या है? देखो, जो तुमने कहा कि माता पिता भगवान के समान है, ये रियलिटी नहीं है, ये वैल्यू है। ये एक सोसाइटी, एक कल्चर का वैल्यू सिस्टम है, ये हमारे संस्कार हैं। लेकिन जब एक बच्चा अपनी माँ या अपने पिता को उस जगह से गिरता हुआ देखता है कि ये भगवान नहीं है, ये भी इंसान है और ये बड़े बुरे इंसान है, और ये मैं बिल्कुल बता रही हूँ तुमको, मैंने बहुत ऐसे बच्चों की टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में देखा है, फादर अल्कोहलिक है। तो मैंने देखा है कि कैसे ये बच्चा अपने फादर को इतना प्यार करता था, फिर धीरे धीरे कैसे ये टूटता गया कि ये इंसान इतना गलत है और यही मेरा फादर है, मैं इनको इतना अच्छा मानता था। सपोज एक 17-18 साल का बच्चा, 22 साल का बच्चा देखता है कि आज मेरे घर की ये जो हालत है, मेरे फादर ने जुआ खेल खेल के पैसा बेकार कर दिया, मेरे दादाजी की बहुत प्रॉपर्टी थी, मेरे को जो जो बचपन में बताया गया वो सब झूठ था, वो कैसे उस फादर को रिस्पेक्ट कर सकता है? तो जो रियलिटी है और जो हमारे संस्कार और वैल्यू सिस्टम है, आज की परिस्थिति में इसमें बहुत वैल्यू का कॉन्फ्लिक्ट है। ऐसा बहुत रेयर मैंने देखा है कि माँ बाप बहुत अच्छे हैं, अच्छे इन द सेंस बच्चों से प्यार करते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनके सुख दुख में साथ दे रहे हैं, और बच्चा टॉक्सिक हो गया। ऐसा नहीं होता है, जरूर रीजंस है। और जो ये चीजें हैं, अगर फादर एडिक्ट है, मदर एडिक्ट है, या जैसे मैंने बच्चे को देखा है कि मदर छोड़ के चली गई
और जब मदर छोड़ के गई तो ये बच्चा क्लास 5 में था। उस समय इसको यही बोला गया कि जो है तुम्हारी मम्मी बहुत बीमार थी और वो नहीं चाहती थी कि वो देखे, तुम्हारी मम्मी को कैंसर हो गया था। बट जब वो बच्चा 17 साल का हुआ और उसको पता चला कि माई मदर इलोप्ड विद अनदर पर्सन हु वाज मच यंगर टू हर, और वो बच्चा थेरेपी के लिए मेरे ही पास आया था कि मैम मेरे को इतने दिन झूठ बोला गया, मेरे को इतना बोला गया, लेकिन मुझे उस लेडी को ढूंढना है। और अगर मैं थेरेपी में भी बोलूं तो तुम अपनी मदर, बोला उसको मदर मत बोलिए, वो मेरी मदर नहीं है, वो एक लेडी थी, उसका ये नाम था, वो मुझे छोड़ के चली गई थी, तो वो मेरी मदर नहीं, लेकिन मुझे उससे मिलना है, मुझे उससे बात करनी है। और कभी कभी मैंने उस बच्चे को रोते हुए भी सुना है कि मैम मेरी क्या गलती थी, मुझे मेरी मदर ऐसे छोड़ के कैसे जा सकती है। तब वहां वही आता है कि मदरहुड ओवररेटेड है, मदर हो तो तुम्हारे लिए तुम्हारा बच्चा सबसे। तो मैम मैं क्या इतना बुरा था, मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई? कभी भी वो ये नहीं सोची माँ की मैम वो मुझे छोड़ के जा रही। उनका जवाब देना अंतरा थेरेपी में भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मुझे पता है मैं ये किसी एक इंसान की बात नहीं कर रही, ये बच्चा भी कल को पेरेंट बन सकता है। हाँ। तो ये आज अपना सिद्धांत बना रहा है मेरे से बात करके, और वो मुझे देख के यही सोच रहा है कि मैम आप भी तो एक लेडी हैं, आप मेरी माँ की हम उम्र है, आपने करियर भी रखा, आपने बच्चों को भी पाला, मैम आपने भी तो बहुत प्रॉब्लम से, तो ऐसा क्या था कि मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई? तो ये जो क्या चीज कहती है आप तब, क्योंकि ये बहुत बड़ा बहुत बड़ा डिफिकल्ट मुश्किल है हाँ। अंतरा, बहुत मुश्किल है, इसका कोई सीधा आंसर नहीं है। और थेरेपी में देखो हमारे पास बहुत सी इस तरह के टूल्स होते हैं जिसमें हम बच्चे को सेफगार्ड करते हैं कि तुम अपने मन में ऐसी कोई चीज मत पालो जिससे तुमको जिंदगी भर तकलीफ हो कि मेरे में कुछ कमी थी। तो टॉक्सिक पेरेंटिंग यही है जहां आप अपने बच्चे के वैल्यू सिस्टम को या उसके बिलीफ को हिला देते हैं कि वो बच्चा आज क्वेश्चन कर रहा है। बट मैम ये भी तो है कि बच्चों को भी समझना होगा, मे बी विद गाइडेंस, कि पेरेंट्स को जज नहीं करे। एक मूवी है डियर जिंदगी, वो अंत में यही सिखाता है कि पेरेंट्स भी इंसान है, वो उनसे भी गलतियां होती है, और देखो उनको डियर माफ कर जिंदगी दो। में उन्होंने तीनों चीजों को बहुत खूबसूरती से दिखाया है। पहला तो मेंटल हेल्थ के लिए जो स्टिग्मा है, दूसरा उन्होंने थेरेपी में दिखाया है कि बचपन में एक गलत जहन में बैठी हुई बात कैसे पूरे जीवन तक में जब तक क्लैरिफाई नहीं किया गया एक बच्चे के दृष्टिकोण को बदल सकती है। उसको यही तो लगा ना कि मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई। और पेरेंटिंग यही है, रिजेक्शन का पेरेंटिंग में कोई स्थान ही नहीं है। आप मुझे 10 बार करेक्ट करो वो पेरेंटिंग है। इसलिए हमारी माँ मुझे मारे, मुझे डांटे, आज भी मेरी माँ मेरे को 50 बात बोले, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन मेरी माँ मेरे से इंडिफरेंट हो जाए, मेरे सुख दुख से उसको कोई फर्क नहीं पड़े, वो पेरेंटिंग नहीं है। तो क्या इसका रीजन ये है कि हम बात इस सोसाइटी में बहुत कम करते हैं, जो हम कम्युनिकेशन गैप की बात करते हैं, वो जब बच्चे और पेरेंट का रिश्ता होता है, इंडियन सोसाइटीज में हम बात नहीं करते हैं। बच्चे स्पेशली मिडिल क्लास में, आई डोंट नो, यू नो बेटर, कि हम नहीं बोल पाते। अगर बहुत डीप डाइव कुछ है अंदर में तो हम डरते हैं, इसीलिए हम बाहर प्यार खोजते हैं, हमारे रिलेशनशिप्स बनते हैं, हम गलत संगत में पड़ते हैं। तो क्या इसीलिए तो कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है? मतलब वो सबसे बड़ा, जैसे कहते हैं ना, सबसे बड़ी चाबी ही कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन में देखो मैं कई बार अपने पेरेंटिंग वर्कशॉप में लोगों को ये एक्सरसाइज कराती हूँ कि आप मुझे दिन भर लिख के बताइए कि आज आपने दिन भर अपने बच्चे से क्या बात की। तब पेरेंट्स रियलाइज करते हैं कि हम या तो उसको कुछ ऑर्डर देते, या हम उससे कुछ सवाल पूछते, या हम ज्ञान देते। मैंने कहा ये तीनों ही कम्युनिकेशन नहीं है। बात आप क्या करते? तो कुछ लोग मुझे ऐसे देखते कि मतलब और क्या बात करते हैं बच्चे से, मतलब बच्चे से और क्या बात करेंगे। हमने कहा अच्छा सवेरा कैसे होता है, जल्दी उठ जाओ नहीं तो स्कूल छूट जाएगा, बस छूट गई ना तो तुम समझ लेना हम छोड़ने नहीं जाएंगे, मतलब या तो हम धमकी देंगे, याद रखना आज डायरी ठीक से लिख के लाना, तो फिर हमने कुछ ऑर्डर दिया उसको। तीसरा हिदायत क्या दी, आज टिफिन पूरा खत्म होना चाहिए, हम पागल नहीं सवेरे उठ के तुम्हारे लिए 7 बजे टिफिन बनाते। मैंने कहा इन सब के बीच में एक बार भी बात करी उससे? मैम और क्या बात करेंगे बच्चे से? दैट्स वाई मैं बहुत से अब वर्कशॉप्स करती हूँ कि भाई आप समझते हो। मैंने कहा अगर रोज कोई आपसे ऐसे बात करे, आप उसको बारे में क्या समझोगे? पेरेंट्स हंसते हैं, बोलते हैं मैम मैं तो उससे बात ही नहीं करना पसंद करूँ। तो मैंने कहा तो आपको जवाब मिल गया। आपने मुझसे सवाल पूछा था, मैम मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता। मैंने कहा सुनता वो सब है, जवाब नहीं देता। और जिस दिन 20 साल का सुनते हैं, क्या पेरेंट्स सुनते हैं क्या? लिसनिंग इज सच अ स्किल। नहीं सुनते, हमको पता है वो क्या कहेगा। मैंने कहा अच्छा तुमको पता है? तो दोनों को जज करते हैं। मैंने कहा तो अच्छा तुम जाके उससे पूछो।
इसलिए ना देखो वर्कशॉप्स में, जैसे मैं एक बताऊं तुमको, मैंने वर्कशॉप में बोला कि जब आपके बच्चे 9th 10th 11th में जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि उनको आपके प्यार की जरूरत नहीं है, लेकिन इस उम्र का बच्चा प्यार आगे बढ़ के मांगता नहीं है। छोटा बच्चा आके आपसे चिपक जाता है, आपसे बोलेगा मम्मी हमको ये कहो, बड़ा नहीं करता, लेकिन वो उम्मीद तब भी करता है। तो मैंने कहा इसलिए बहुत जरूरी है इस उम्र में, जब बच्चा अपने को दूसरों के साथ असेस कर रहा है, उसको लगता है शायद मैं उतना अच्छा नहीं हूं, तो अगर माँ बाप उसको ये कहें कि नहीं तुम बहुत अच्छे हो और आई एम हैप्पी विथ यू। तो मेरी एक पेरेंट जो थी, उन्होंने मुझे फोन किया और वही इंसिडेंट तुम्हें बता रही। उन्होंने मुझे बताया कि मैम मैं आज घर आई और आपकी बात सुनी थी, तो मुझे लगा मैम बिल्कुल सही कह रही हैं, हम लोग छोटी सी छोटी गलती में फट से बोल देते हैं, और अच्छा बच्चा कुछ करता है तो नहीं बोलते। मैंने कहा पेरेंटिंग में दोनों बोलना चाहिए, आप बुरा बोलने का अधिकार रखते हैं तो अच्छा भी बोलिए, तो कभी बच्चे को बुरा नहीं लगेगा, बच्चा रिबेल नहीं करता है। तो बोली मैं उस दिन गई कमरे में उसके, मैं कहा बेटा क्या कर रहे हो, तो मुझे ऐसे देखा कि क्यों आई है, तो बोली फिर बोला कि होमवर्क कर रहा हूँ, अभी ट्यूशन टीचर आएगा। बोले फिर मैं उसके पास गई और मैंने उसके सर पे हाथ रखा और बोला कि जानते हो आदित्य, मुझे ना कई बार ऐसा लगता है कि मैं तुमको डांटती रहती हूँ, लेकिन बेटा मैं बहुत बार ये भी सोचती हूँ कि तुम कितने अच्छे हो, और कितनी चीज़ों में मैं दूसरों की बातें सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा बेटा ऐसे कभी नहीं करता है। तो शायद मैं तुमको कहती नहीं हूँ कि, बट मैं रियली बहुत प्राउड फील करती हूँ कि तुम इतने रिस्पॉन्सिबल हो। और फिर इतना कह के नेचुरली माँ का मन भर जाता है। बोली मैंने उसको थोड़ा प्यार किया, उसने भी मुझे प्यार किया। फिर मैंने बोला आई रियली लव यू, तो बोला आई ऑल्सो लव यू मम्मा। बोले फिर अब माँ का प्यार तो पूरा नहीं होता है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ऑब्वियस है, कुछ खाओगे? क्योंकि जो जब तक कुछ खाने को नहीं दो तब तक माँ का प्यार पूरा नहीं होता। बिल्कुल। तो उसने हंस के कहा कि नहीं नहीं अभी हमें कुछ खाना नहीं है। तो बोली अच्छा ठीक है तुम पढ़ो। बोली मैं जाने लगी, मैं दरवाजे तक पहुंची तो उसने पीछे से पूछा कि माँ एक बात पूछूं? तो बोली नेचुरली मेरा बहुत मन अच्छा था, मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल कुछ भी पूछो, हम तो हमेशा कहते हैं तुम हमसे बात कर सकते हो। बोली कि सलोनी मैम उसने मुझसे यही बोला, तुम सलोनी मैम से मिल के आई हो क्या? और वो नीचे आई कमरे से, मुझे फोन किया और बोली देखिए मैम आप ये बच्चे जो है, उसने मुझे तुरंत पकड़ लिया। और जानती हो अंतरा, मैंने उनको कहा कि अच्छा हुआ आपने मुझे बताया। फोन रख के मैंने उस समय यही सोचा कि आप सुन पाई आपके बच्चे ने आपसे क्या कहा। वो क्लास 9th में पढ़ने वाला 14 साल का बच्चा इतनी देर में समझ गया कि ये आप नहीं है, क्योंकि ना ये आपका नेचर है, ना मैंने 14 साल में आपको ये करते देखा है। और इतनी देर में उसने सोचा कि इस तरह की बात कौन करता है, और उसने निकाल लिया, क्योंकि मैं उस स्कूल में कंसल्टेंट हूँ और वो बच्चे मुझे सुनते हैं। उसने इतनी देर में अंतरा ये निष्कर्ष निकाल लिया कि ऐसी बात सलोनी मैम करती हैं। और उसने अपनी मदर को ये बोला। मैंने कहा तुम अभी भी समझ पाई कि तुम्हारे बच्चे ने बोला क्या तुमसे, कि ये जो आज आप कर रही हैं ये आपका रियल नेचर नहीं है। मैं भी आपको इतने दिन से देख रहा हूँ, तो ये आप कहीं से सीख के एक्स्ट्रा एफर्ट पुट हुआ है उसमें। हाँ, लेकिन मैंने कहा लेकिन देखो अब जब तुम ये संजय, बोली हाँ मैम, और तब मैं आपसे दोबारा मिलने इसीलिए आई कि अब मुझे ये एहसास हुआ कि मेरा बच्चा इतना ज्यादा समझदार है, वो ये देख रहा है, तो अब आप मुझे सिखाइए कि मैं कैसे इम्प्रूव करूं। मैं बहुत, ये सही बात है, छोटी सी बात पे मैं बहुत ज्यादा गुस्सा होती हूँ और अच्छी बात को इग्नोर करती हूँ। ये जो बैलेंस है, अगर पेरेंट्स ये करें, आप जब अच्छा है तो उसको अच्छा बोलिए, उसको बढ़ाने चढ़ाने की भी जरूरत नहीं, उसको फिर पैम्परिंग कहते हैं। हाँ, मतलब लिटिल वर्ड्स ऑफ अप्रिसिएशन, जितना जरूरत है उतना ही। हाँ, और अप्रिसिएशन ऑफ एफर्ट। जब बच्चा किसी चीज का प्रयास कर रहा है, हम लोग अप्रिसिएशन ऑफ रिजल्ट देते हैं, हम लोग अप्रिसिएशन ऑफ आउटकम करते हैं। जब 10 out of 10 आएगा तो हम गुड बोलेंगे, तब तुम्हारे गुड की हमें कोई जरूरत नहीं। लेकिन जब मैंने बहुत मेहनत की और मैंने सोचा था 7 तो जरूर मिलेगा, पर मुझे 4 मिला, तब अगर तुम मुझे कहो कि मैंने देखा था तुमने इस बार मेहनत की, चलो बैठ के देखते हैं कि कैसे ये 2 नंबर कम हो गए, तुमको तो मिलना चाहिए था, मुझे भी लगा था तुमको 7th मिलेगा। तो अब आपने विश्वास भी दिखाया, आपने उसके संघर्ष में, कि मैं देख रही थी तुम रात में पढ़ रहे थे, तो आप उसकी भागीदार भी बन गई। और आज जब वो जिसको कहना चाहिए कि निराश हो रहा है, तब आप उसके साथी भी बन गई, तब आप पेरेंट। हम ये तीनों मिस करते हैं। हम क्या कहते हैं, 4 ही मिला ना, बड़ा कूद रहे थे कि 7 मिलेगा, हम तो जानते थे। हम कटाक्ष बहुत करते हैं एज पेरेंट्स। ये जो हम बोलते हैं ना तकिया कलाम, हम तो जानते थे। यही रेबेल का सबसे बड़ा रीजन है। बच्चे को लगता है आप तो जानती थी, तो आपको क्या बताते।
क्योंकि हम भविष्यवाणी करते रहते हैं हाँ, कि हम हाँ, पेरेंट है, हमको पता सब कुछ था। पता है। जबकि फैक्ट क्या है कि हमें नहीं कुछ पता नहीं। तो वो सुनते क्यों नहीं है? उमन जो बच्चों से मैं भी बात करती हूँ, पेरेंट्स डोंट लिसन टू अस, इसलिए बताने की भी जरूरत नहीं है जब आप ये सुनते तो ही नहीं मैंने हो। बताया ना तुमको कि हमको पता है। तो बच्चे को लगता है जब आपको पता ही है तो फिर आपको क्यों बताए। और आजकल के बच्चे और तो आज अलग हैं। तक कभी ऐसा नहीं हुआ है अंतरा कि मेरे सामने की बैठे पे कुर्सी पे जो बच्चा है वो 13 साल का हो, 23 साल का हो, 33 साल का हो, मैंने ये ना पूछा हो कि अच्छा ये जो तुम्हें दिक्कत है ये तुमने अपने पेरेंट्स से बात करी है। क्या आंसर मिलता है मुझे? बच्चे से बोलते हैं अगर 17-18 साल का है तो ऐसे ही बोले कोई सवाल ही नहीं। मैंने कहा अच्छा क्यों नहीं बात करी तुम बचपन से। अच्छा मैं कहती हूँ कि देखो स्कूल का टीचर बदल जाता है, क्लास टीचर हर साल बदल जाता है, तुम 3 स्कूल बदल चुके हो, तो फिर मम्मी पापा तो शुरू से तुम्हें देख रहे हैं, तुमने उनसे क्यों नहीं बात करी? दे टेल मी। मेरे मम्मी पापा को आप नहीं जानते, कोई काउंसलिंग उन पे काम नहीं करती, सुनते ही नहीं। वो किसी की बात ही नहीं सुनती क्योंकि उनको सब कुछ आता है, उनको सब पता है। तो दिस एक्सेप्टेंस ऑफ एडमिशन ऑफ कि मुझे नहीं आता है और मुझे सीखना है, पेरेंटिंग इज अ ह्यूज स्टेप। जिसने कर लिया मुझे लगता है आधा प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो गई। द विलिंगनेस टू चेंज एंड लिसन टू योर चाइल्ड। मैंने स्कूल्स के प्लेटफॉर्म को यूज किया ये करने के लिए। मैंने बहुत स्कूलों में ये किया। और जितने ट्रांजिशन ईयर्स हैं, जैसे जब बच्चा 6 साल से ऊपर आता है, देखो 6 साल तक का जो समय है उसमें बहुत ज्यादा हमारी जो नीड्स हैं वो शारीरिक है। बच्चे को खाना चाहिए, हाथ धुलाना है, बच्चे को चलना सिखाना है, बैठना सिखाना है। यहाँ पे इंडियन पेरेंट्स का कोई मुकाबला ही नहीं है। हम बहुत कमिटेड। तुम देखो जो यंग पेरेंट हो, मिडिल एज पे, हर कोई बच्चे के लिए ये होना चाहिए, ये खाने को देना है, ये सफाई करनी है, ये करना है, अभी उसका खाने का टाइम हो गया, अभी उसके सोने का टाइम। वेरी गुड एट, दे आर मास्टर्स इन इट। मैं वही कह रही, बट इमोशनल वेलबीइंग जब आती है तब होती 6 साल के बाद से 6 साल देखो हम लोग साइकोलॉजी में उसको लैंग्वेज स्पर्ट कहते हैं। इस उम्र में भाषा तेजी से बढ़ती है। यही उम्र है जहाँ पे बच्चे का दोस्त बंगाली है तो बंगाली सीख लेगा, मराठी है तो मराठी सीख लेगा। इसी उम्र में बच्चे जो है इमिटेशन सीखते हैं। तो यही 7-8 साल में गाली देना भी सीख जाता है। जो सुनेगा वो सीख लेगा। भाषा जो होगी, तो दूसरी भाषाएं सीखते हैं बच्चे, गाली देना सीख जाते हैं, बहुत सी चीजों को एक्सप्रेस करते हैं। तो इस समय शरीर से ज्यादा उनका जो है इमोशनल डेवलपमेंट होता है। इसी उम्र में देखो दोस्त बहुत जरूरी हो जाते हैं। अब बच्चा अपने घर के परिवेश से निकल के अपने सामाजिक परिवेश में धीरे धीरे लोगों के साथ साझा करता है, रिश्ते बनाता है। मेरा बेस्ट फ्रेंड है ये। तुम देखो क्लास 3-4 में ऐसी दोस्ती होती है कि मतलब बस दुनिया यही है, इसके आगे कोई दुनिया ही नहीं है मेरी। क्योंकि बॉन्ड करना ये सब इमोशनल नीड्स हैं, ये इस उम्र में धीरे धीरे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट ट्रांजिशन आता है जब बच्चा 10 साल पूरा हो जाता है। तो 10 साल में क्या है, आपकी पूरे शरीर, जिसको हम मोटर कंट्रोल कहते हैं, वो पूरा हो जाता है। तो बच्चे को हम वो ऑटोनॉमी कहते हैं, मतलब बच्चा अब अपने शरीर को पूरी तरह से समझता है। और अब बच्चे में भाषा भी है, अपने शरीर को भी वो बैलेंस कर सकता है, मैनेज कर सकता है। तो अब 10 से 14 साल में बच्चे की यूनिक एबिलिटीज आपको दिखेंगे। ओके। इसी उम्र में देखो बच्चा डिसाइड कर लेता है कि हमको बैडमिंटन नहीं खेलना, हमको चेस खेलना है, हमको इंडोर अच्छा लगता है, हमको मैथ्स नहीं अच्छा लगता है, हमको इंग्लिश अच्छा लगता है, हमको हिस्ट्री नहीं पढ़ना है। ये जो यूनिक है, मुझे क्या अच्छा लगता है, जिसको हम एप्टीट्यूड्स कहते हैं, इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड्स। और इस उम्र में अगर पेरेंट, लेकिन हम क्या करते हैं एज अ पेरेंट, जो 6 साल में कर रहे हैं वही 14 साल में भी करते हैं। वो तुम्हारा दूध रख दिया पी लेना, तुम्हारे लिए बादाम रखा था तुम खाए। अरे भाई अभी दूध बादाम से ज्यादा उसको ये जरूरत है कि अच्छा तुम कल कुछ प्रोजेक्ट बना रहे थे, हमको बताओ तो क्या लिखे उसमें, टीचर क्या बोली। जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हो पहले उठ के दूध पी लो। तुम्हारा बच्चा कहता है हमको नहीं पीना है। और फिर वो दूध क्या बन जाता है, एक दोनों के बीच में पावर स्ट्रगल बन जाता है। माँ का है हम तो पिलाई के छोड़ेंगे, माँ को क्या लग रहा है हम केयर करते हैं। बच्चा क्या सोचता है हम इतने बड़े हो गए, अब हम डिसाइड करेंगे हम दूध पिएंगे कि नहीं पिएंगे। तो ऊपर से दिखेगा कि झगड़ा हो रहा है। फिर मदर कहेगी फादर को कि देख लीजिए ये अपने को बहुत बड़ा समझने लगा है, मेरी बात नहीं सुनता है। फादर कहेंगे क्यों नहीं पी ले रहे हो, मम्मी को क्यों परेशान करते हो। बच्चा क्या सोच रहा है, वो हमको कितना परेशान करती है आपको दिखता है। सर खा गई है मेरा, सवेरे से दूध पी लो। और जब मैंने बोला कि मैं आपसे बात करने वाली हूँ तो बहुत सारे मेरे जो फ्रेंड्स हैं जिनके टीनेज डॉटर्स है, उससे भी छोटे, उन्होंने बोला तुम पूछना कि डिसिप्लिन इश्यूज तो बहुत है, बात ही नहीं सुनता कोई। क्यों नहीं सुनता बात? क्योंकि दोनों तरफ से, जब वो छोटा था और बहुत बात कर रहा था तो आप नहीं सुनते।
तो बच्चे को लगता है ये समझते नहीं है, इनसे भी बात करना बेकार। देखो डिसिप्लिन का जो मुख्य मतलब है, डिसिप्लिन भी अगेन कैसे बना है शब्द। डिसिप्लिन अगर तुम रिसर्च करो तो लैटिन है, और लैटिन में पहला रूट वर्ड जो है डिसिप्लिना है, और डिसिप्लिना का मतलब होता है इंस्ट्रक्शंस। Okay, the one who follow instructions इज अ डिसाइपल, yeah उसी रूट वर्ड से बना है। right और ये एरिस्टोटल के समय से ये शब्द का इस्तेमाल देखा जाता है। प्लेटो, एरिस्टोटल, जो सबसे पूरे बड़े मतलब गुरु और शिष्य का रिश्ता माना जाता है, जहां से हम मेंटरिंग मानते हैं, उसने भी यही कहा है कि जब आप किसी को कुछ सिखाना चाहते हैं तो इंस्ट्रक्शन आप जो दे रहे हैं वो डिसाइड करता है कि वो इंस्ट्रक्शन फॉलो किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो पेरेंटिंग में जब हम डिसिप्लिन करते हैं तो जो मैंने कहा ना कि अगर आपका 80% बात अपने बच्चे से थ्रेट है, धमकी या गुस्सा या ऑर्डर, तो कैसे तुम इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि वो कुछ करे। लेकिन मैम इसमें और एक चीज बात है, जो मॉडर्न पेरेंट्स है वो ये भी कोशिश करते हैं कि हम फ्रेंड्स बने, लेकिन ये भी अपने आप में बहुत बड़ा मिथ है। बहुतों को पता नहीं कि वो लाइन कब ब्लर होता है कि इसीलिए मैं तो पेरेंट्स को यही कहती हूँ, भाई मत बनो, बच्चे जिंदगी में बहुत दोस्त बनेंगे, तुम फ्रेंडली अप्रोच रख सकते हो। बट पेरेंट हो तो पहले अच्छा पेरेंट बनने के लिए एक जन्म कम है, अब दोनों बनने की मत कोशिश करो कि हम पेरेंट भी बन जाए और हम फ्रेंड भी बन जाए। फ्रेंड बदलते हैं, फ्रेंड इज अ कैजुअल रिलेशनशिप, पेरेंटिंग इज नॉट कैजुअल। तो आप जब एक बार पेरेंट है, अच्छा पेरेंट ही बनने की कोशिश करिए, फ्रेंडली अप्रोच रखिए। और फ्रेंडली अप्रोच का मतलब ये है कि आप बच्चे को समझने की कोशिश करते हैं, आप हर समय अपनी बात नहीं थोपते। वही है जो कि हमारे यहाँ कहावत है ना कि बेटा को जब आपका जूता आने लगे तो फिर आप उसको अपना दोस्त समझिए। मतलब क्या है, आप समझिए कि वो भी अब एक आइडेंटिटी है, उसका एक व्यक्तित्व है, उसकी एक सोच है। तो अब थोपिए मत चीजें, सुनने की कोशिश करिए। लोगों ने फ्रेंडली अप्रोच को फ्रेंड बना दिया और रोल बदल लिया, तो अब हम फेसबुक में उसके फ्रेंड बन गए हैं, उसके सारे फ्रेंड्स के साथ हम बात करते हैं। अब मेरे बच्चे को लगता है कि मेरे फ्रेंड तो तुम्ही से ज्यादा बात करते हैं, और वो बच्चा उसमें अपनी मदर को फ्रेंडली नहीं मान रहा है। हाँ, उसमें तो उसको एग्जैक्टली हाँ, और नहीं जो बताने वाली चीज है वो छुपा भी रहा है। हाँ, और कई बार मैंने लड़कियों को देखा है बोलने कि मैम मैं तो चाहती हूँ कि मेरी मदर को समझना चाहिए ना कि वो मेरी मदर है, मेरी फ्रेंड्स की फ्रेंड नहीं बन गई है। अब वो हर समय मेरी फ्रेंड से इतना बात करती हैं एज ए वो उन्हीं की फ्रेंड्स। तो ये जो तुम कह रहे हो ना लाइन ब्लर होती है, वी आर गेटिंग कंफ्यूज्ड, हम बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। बच्चे के लिए पेरेंट हमेशा पेरेंट ही होना चाहिए। आप पेरेंटिंग का अपना बात करने के तरीके को बदलिए। ओके, तो फिर अगर ऐसा है तो इनको लगता है कि फिर अगर हम फ्रेंड नहीं बनेंगे तो जो कॉन्फ्लिक्ट्स चलते हैं, टीनेजर लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, रिलेशनशिप्स, पढ़ाई, पीयर प्रेशर, तो कॉन्फ्लिक्ट कैसे हैंडल करेंगे अगर हम दोस्त नहीं बन सके? तो आप कॉन्फ्लिक्ट तब हैंडल करेंगे जब आप बच्चे को ये एहसास दिलाएंगे कि तुम्हारे जितने भी दोस्त हैं वो तुम्हारी उम्र के हैं, तो वो सब तुम्हारी तरह ऐसे सोच रहे हैं, लेकिन चूंकि मैं तुम लोगों से 25 साल बड़ी हूँ तो मैं ऐसे सोच रही हूँ। तो जब तुम मेरे से ओपिनियन लोगे तो मैं तुमको यहाँ से ओपिनियन दूंगी, तुम्हारे दोस्त यहाँ से दे रहे हैं, तुम इन दोनों के बीच में से रास्ता निकालो, तुम्हें क्या लगता है? देखो अंतरा, बच्चे हमारी बात इसलिए नहीं सुनना चाहते हैं क्योंकि हम अपनी बात थोपने की कोशिश ज्यादा करते हैं। अब जैसे कई मदर्स कहती हैं कि मैम वो मेरे से पूछा था, मैंने बताया, फिर वो अपनी मन का करा। तुमने कहा तब तुमको हमसे पूछे थे? अरे वो तुमसे ओपिनियन पूछा था, ये तो नहीं पूछा था ना कि तुम डिक्टेट दोगी कि जो तुमने बोला है वही होना चाहिए। आज देखो, आज आप एक बॉस से भी जाते हो पूछने, आप उससे डायरेक्शन चाहते हो ना, ये तो नहीं चाहते हो कि वो काम आपसे ले लो, कहीं हम कर लेंगे तुम जाओ। लेकिन हम बच्चों के साथ ऐसे ही करते हैं कि अच्छा तुमको ये प्रॉब्लम है, हम कर देंगे, तुम जाओ। तो बच्चे को लगता है कि मतलब फिर बेकारी इनसे पूछिए तो हमसे ले ही ली। या दूसरा स्टाइल जो बहुत ज्यादा है, और इसीलिए देखो पेरेंटिंग के स्टाइल्स हैं। जिन पेरेंटिंग स्टाइल में हम बड़े हुए, पहले बड़ा वो डोमिनियरिंग था, उसको ऑटोक्रेटिक कहते हैं। जिसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल ये जो मूवी थी कभी खुशी कभी गम, उसमें दिया था ना अमिताभ बच्चन। बस कह दिया ना, मतलब आगे कोई डिस्कशन ही नहीं हो सकता। तो उसमें दिखाया ना कि ये कम्युनिकेशन रिश्ते तोड़ ही दिया ना, क्योंकि आप इतने रिजिड थे, आप सक्सेसफुल हैं, केयरिंग हैं, सब कुछ है, पर आपने रिश्ते खत्म कर दिए ना, क्योंकि आपने दूसरे की बात सुनना ही बंद कर दिया। उस मूवी का मैसेज यही है। और अंत में देखो यही कहता है कि हम बड़े भी गलत हो सकते हैं। हाँ, उस मूवी में लास्ट यही मैसेज है कि जब बड़े गलती करते हैं तो कभी कभी घर के छोटे घर को जोड़ देते हैं। तो ये जो चीज है पेरेंटिंग में बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक ऑटोक्रेटिक स्टाइल होता है,
एक स्टाइल है पैसिव, जो कि अभी आजकल बहुत ज्यादा दिख रहा है। मतलब बच्चा है लेकिन अब हम बहुत ज्यादा बच्चे के लिए नहीं, हमारी भी अपनी लाइफ है, हमारा करियर है। तो ये एक पैसिव लाइफ स्टाइल है जहाँ पे हम पेरेंटिंग में इन्वॉल्व ही नहीं है बहुत ज्यादा। वो बच्चा नैनीज पाल रही है, फिर वो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ेगा। हमारे यहाँ यही कल्चर है, थोड़ा डिस्टेंस रखते हैं हम, बच्चा अपनी लाइफ लीड करे, हम अपनी लाइफ लीड करें। तो वहाँ जितनी भी बातें मैं और तुम कर रहे हैं वो बिल्कुल उनके लिए उनके ऊपर कहीं से भी वाजिब ही नहीं है, वहाँ कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है। अच्छा, हाँ, क्योंकि डिस्कशन ही नहीं है, मतलब तुम अपना जियो, मैं अपना जी रहा हूँ। हाँ। तो लेकिन इसको लेजी फेयर पेरेंटिंग भी कहते हैं। तीसरा पेरेंटिंग स्टाइल जो कि बहुत जिसके बारे में हम लोगों को सिखाते हैं वो यही है, विच इज कॉल्ड एन कि अथॉरिटेरियन। आप अथॉरिटी हैं लेकिन आप डिक्टेट नहीं करते, आप डिक्टेटर नहीं बन गए, आपने बच्चे की जिंदगी को अपने काबू में नहीं कर लिया। तो आप अपनी अथॉरिटी रखते हैं, आप केयर देते हैं, आप बच्चे को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन उसके बाद आप बच्चे को अपनी शख्सियत बनाने की स्पेस भी देते हैं। तो यहाँ ये है कि मैं ये कह रहा हूँ पर यहाँ बात खत्म नहीं हुई। अब मैं तुम्हारी बात भी सुनना चाहता हूँ। अब जैसे मेरे घर में मैंने हमेशा ये एक्सपेरिमेंट किया अंतरा। तो मेरे बेटा बहुत ही लॉजिकल है, बहुत ही तार्किक बुद्धि है उसकी। तो बहुत सी बातों में जब वो 15-17 साल की एज में था तो अड़ जाता था। तो देखो मेरे घर के बाकी लोगों का कहना था कि ये बहुत ही अड़ियल है। अब फिर हम क्या बोलने लगते हैं, ढीठ है, सुनता नहीं है। और मैं हमेशा उसको कहती थी कि बेटा जो भी बात है या तो तुम मुझसे एग्री करोगे या मैं तुमसे एग्री करूंगी, और जब तक ये नहीं होगा हम बात करते रहेंगे। तो कहता था तो आपके पास टाइम है? मैं हमेशा कहती थी मेरे पास तुम्हारे लिए हमेशा टाइम है, हम कुछ भी छोड़ सकते हैं, हम नहीं चाहेंगे आज काम करने, लेकिन जब तक तुम सेटिस्फाई नहीं हो या तो तुम मेरी बात से एग्री करोगे या मैं तुम्हारी बात समझ लूंगी, लेकिन तब तक हम बात करते रहेंगे। तो वो स्कोप देना पड़ेगा। तो कई बार कहता था अच्छा ठीक है आप रात में आइएगा तब बात करेंगे। हमने कहा तुम भी सोच लो हम भी सोच लेते। ये आप अगर ले आए एक कॉमन प्लेटफॉर्म, या जैसे कि पेरेंट्स अगर ये सीख लें कि क्या हम बच्चे को कह सकते हैं कि कल मैंने तुमको ये बोला, बाद में मैंने सोचा तो मुझे लगा कि मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था, मेरी बात गलत नहीं थी लेकिन मेरा शायद तरीका गलत था। तो ये तो एडमिट करने में बहुत दिक्कत है, इट्स अ लॉट ऑफ ईगो प्रॉब्लम। लेकिन ये अगर आप पेरेंटिंग में करिए तो आप जानते हैं बच्चा आपको गलत नहीं प्रूफ करता है, बच्चा आपकी इज्जत करता है कि चलो, तो वो बच्चा बहुत आसानी से आपको पेरेंट्स को सॉरी तो मैम बोलता लगता है कि मैं बच्चे के सामने कैसे गलत हो जाऊं। यही तो है जब तुमने कहा कि मैम पेरेंट्स को क्या करना चाहिए अगर आप जेन्युइनली गलत है। देखो, और मैंने यहाँ क्या बोला, मैंने कहा मैम बेटा मेरी बात गलत नहीं थी जो मैं तुमको समझा रही थी, लेकिन मेरा तरीका शायद गलत था। कल मैं बहुत इरिटेट हो गई और मैंने जोर से बोला, मुझे नहीं करना चाहिए था। अब इसका एक उदाहरण दूं तुमको जो मैंने जीवन में जिया। दिवाली का ही मौसम है ना, अभी पूजा दिवाली आ जाएगी, मुझे बचपन से याद है ये जिसको हम अड़ियल कहते हैं मेरे बेटे को, और उसका सनसाइन भी टॉरस है, बुल। तो दिवाली के समय से शुरू हो जाता था। अब दिवाली है, पूजा है, घर का बड़ा लड़का है, तो होता था कि दिवाली की पूजा में कुर्ता पैजामा पहनकर। उसका सवाल होता था क्यों? मैंने कहा अच्छा लगता है। किसको अच्छा लगता है? हमने कहा नहीं मतलब तो अगर तुम ऐसे तो लगेगा तो कैसे बात करता है। मैंने कहा नहीं किसको, मतलब तुम कुर्ता पैजामा पहनते हो, बहुत अच्छे लगते हो, मुझे अच्छा लगता है, दादाजी को अच्छा लगेगा तुम कुर्ता पैजामा पहनो। बोला तो पूजा हम किसके लिए करते हैं? दादाजी के लिए करते हैं, आपके लिए करते हैं, अपने लिए करते। हमने कहा नहीं, पूजा आदमी सिर्फ अपने लिए ही करता है। तो बोला तो जब मुझे तो जीन्स टी शर्ट अच्छा लगता है। तो मैं कहती थी जीन्स टी शर्ट तो रोज ही पहनते हो ना, तो त्योहार का मतलब क्या होता है? तो त्योहार का मतलब अच्छा खाना होता है। हमने कहा तो अच्छा खाना भी होता है, अच्छे कपड़े भी होते हैं। तो बोला हाँ। तो मैंने कहा इसलिए एक दिन पूजा के समय कुर्ता पैजामा पहन लेना, फिर 2-3 बार फिर वापस आएगा। आप कह रही थी कि जब हम पूजा करते हैं तो अपने लिए करते हैं। हमने कहा हाँ, तो भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या पहनते हैं। हमने कहा कोई फर्क, तो फिर क्या फर्क पड़ता है मैं कुर्ता पहनूं या टी शर्ट पहनूं। तो अंतरा बिल्कुल बात करते करते एक समय आता था मैं कह देती थी कि अच्छा भाई तुम्हारा जो मन करे तुम वो पहन लो, और खरीद के दोनों आता था, कुर्ता पैजामा भी आता था। अच्छा छोटा वाला भैया पहन लो ना, तुम कितना बहस करते हो, तो तुम चुप रहो, तुमसे बात नहीं कर रहे, हम मम्मी से बात कर। तो मैं आखिरी में 2-3 दिन पहले, इतना काम होता है नॉल, हम भी वर्किंग मदर रहे हैं 25 साल से, तो मैं कहती थी अच्छा भाई तुमको जो मन करे पहन लो, तुम खुश रहो, बस जाओ जो मन करे पहनो। फिर आएगा आप गुस्सा है, देखो दिस इज इमोशनल। मैंने कहा नहीं मैं गुस्सा नहीं, आप चाहती हैं कि मैं कुर्ता पैजामा ही पहनूं। मैंने कहा मैं चाहती हूँ तुम खुश रहो, त्योहार है, तुम्हारा जो मन करे पहन लो, जाओ।
पूजा के समय अक्सर ऐसा होता था कि मैं पूजा का काम करूँ, फिर आएगा तैयार होके, तो दिखेगा कि कुर्ता पहना है, नीचे जीन्स पहना है, पैजामा नहीं पहना। अच्छा, आपके लिए अब देखो, इसी में पेरेंटिंग का चैलेंज है। एक तरीका है देखने का, जो मेरे हस्बैंड अक्सर कहते थे, देखो ढीठ है, माना नहीं, और मैं कहती थी कि देखो माना ना, उसको बिल्कुल मन नहीं है, लॉजिक से वो कन्विंस्ड नहीं है, उसके लिए दिवाली मतलब पटाखा है, और कुर्ता पजामा पहन के पटाखा नहीं चलाएगा ना, तो वहां तो वो सही कह रहा है, लेकिन हमारे लिए वो पहना। जब पूजा करता था तो मैं देखती थी, जब पास आता था, आरती की थाली लेता था, तो देखती थी अच्छा कुर्ते के नीचे टी शर्ट पहना हुआ है उसके ऊपर से कुर्ता पहना है, बट दैट एफर्ट ही टुक ना, वो एफर्ट की बहुत बड़ी बात है। यही अंतरा हमें समझना है कि उसका इंटेंशन तो ये था, पूजा हुई, कुर्ता हटाया, खेलने चला। लेकिन जानती हो इस पूरी बात को, पेरेंटिंग का सार क्या है? 3-4 साल पहले की बात है ना, कोरोना के समय, और मेरा बेटा लंदन में पोस्टेड है, उस समय दुबई में पोस्टेड था, और ही इज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट विद गोल्डमैन एंड सैक्स। दिवाली के 2 दिन पहले घंटी बजती है और ये सामने खड़ा था। मैंने कहा अरे, बोला मैंने मैनेज कर लिया, 2 दिन वर्क फ्रॉम होम कर लूंगा, दिवाली में घर आ। अब देखो वो एक ऐसा समय है, जिस दिन बच्चा आ जाए उस दिन दिवाली, और उस दिन मुझे ध्यान भी नहीं था, दादाजी अब रहे नहीं, वो घर आ गया, यही बहुत बड़ी बात है, कौन अब कपड़े की बात करा। लेकिन पूजा के समय देखा बड़े अच्छे से कोई कुर्ता पैजामा पहन के आया, मैंने कहा अरे वाह, कोई बहुत अच्छा लग रहा है। He hugged me and he said, मम्मा वहाँ एयरपोर्ट में फैब इंडिया से खरीद के लाया, तुम खुश हो ना? तो देखो ऐसा नहीं है कि जो आपने सिखाया वो सीखा नहीं, लेकिन एक पीरियड है जहां उसने अपने हिसाब से उसको आपको समझाने की कोशिश की, आपसे बहस भी करी, अपना तर्क भी रखा। लेकिन अगर आपने अपने रिश्ते को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, आपने ये नहीं किया कि तुम बाहर में जाओ, मत आओ पूजा में, अगर कुर्ता नहीं पहनोगे तो तुम पूजा में नहीं आओ, ये सारी धमकी देना, चेतावनी आपने नहीं की, तो आज वो सीख गया है। और अभी क्यों खरीदा गया? 2 खरीदा है, वो लेके जाना है वहां पे। जब हम लोगों की मीटिंग होती है तो सब लोग अपनी अपनी कंट्री का ड्रेस पहनते हैं। अब समझ में आ गया है कि कुर्ता पैजामा मेरी आइडेंटिटी है, मेरा कल्चर। जब तक आप पेरेंटिंग को लॉन्ग टर्म नहीं देखेंगे, और जब तक आप पेरेंटिंग में विश्वास नहीं रखेंगे कि जो मैं सिखा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि बच्चा तुरंत एक्सेप्ट कर लेगा। अगर आपका बच्चा सोचना है, वो बुद्धिजीवी है, इंटेलिजेंट है, तो तर्क करेगा, फिर उसको 4 जगह चेक करेगा। वो 4 लोगों से उस एज में बात करता है, तो तुम्हारी मम्मी बोलती है कुर्ता मेरी मम्मी को सनक है, कुर्ता पहनो, कुर्ता पहन। लेकिन घूम के आया ना, जब उसको समझ में आया कि ये लॉन्ग टर्म थिंग, पेरेंटिंग का सबसे बड़ा मूल सिद्धांत यही है, ये शॉर्ट टर्म नहीं है। और ज्यादातर लोग जो परेशान होते हैं वो पेरेंटिंग को शॉर्ट टर्म देखते हैं। एक चीज जो हमें लगता है, जो बहुत इंडियन फैमिलीज में होता है, व्हेन पेरेंट डोंट शो फिजिकल अफेक्शन। बहुत बार हम लोग भी पॉडकास्ट सुनते हैं, लोगों से सुनते हैं, साइकोलॉजिस्ट से बात करते हैं, साइकियाट्रिस्ट से बात करते हैं, वो बोलते हैं कि एक चीज जो नहीं होता इंडियन फैमिलीज में ओवरऑल, वो है डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन फिजिकली। कितना जरूरी होता है हक करना, किसी को टैप करना, क्या है पैट एट द बैक जब वो कोई अच्छा काम करे। इंटीमेसी फिजिकल कितना इंपॉर्टेंट होता है बच्चे और पेरेंट्स में? बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो जो एक टच की, जिसको हम संवेदनशील होना कहते हैं, तो जो एक फिजिकल कांटेक्ट, जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि एक पिक्चर 100 शब्दों से ज्यादा कह सकती है, ठीक वैसे ही एक अच्छा टच आपको सपोर्ट भी देता है, आपको प्रोत्साहन भी देता है, आपको कहीं ना कहीं एक ये एहसास देता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो जो माँ और बच्चे का रिलेशन है, फादर या बच्चे का रिश्ता है, जिसमें कनेक्ट जरूरी है कि तुम्हारे सुख दुख में मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्योंकि देखो पापा जैसे कहते हैं, तो पापा क्या है? पहला पी क्या है? प्रोटेक्टर। जो हमेशा आपकी सुरक्षा कर सके, वही आपका पेरेंट है ना। तो वो आप जितना एक स्पर्श से किसी को एहसास दिला सकते हैं, उसके लिए आपको 100 शब्द लगेंगे। और बहुत लोग शब्दों में मिला जाते हैं, उलझ जाते हैं। इसलिए अगर आप संवेदनशील स्पर्श का इस्तेमाल करिए, तो वो अपने आप में एक पूरी लैंग्वेज है, कनेक्ट है। इसीलिए आप देखिए कभी कभी बच्चों को कि पापा रात में आके ना बस देखते थे कि मैं सो गई हूँ क्या, और अगर सो गई होती थी तो किताब बंद करके लाइट बंद कर देते। वो क्यों याद है? ना उसमें कोई शब्द है, ना कोई ज्ञान दिया गया है, क्योंकि वो एक्सेप्टेंस है। मैं जो थी, पापा एक्सेप्ट करते थे। तो इसीलिए पापा का पहला पी है जो प्रोटेक्ट करता है, और दूसरा पी है जो प्रोवाइड करता है।
ही इज अ प्रोवाइडर, सीन एज अ प्रोवाइडर ऑफ द फैमिली। हाँ, और प्रोवाइडर सिर्फ पैसा नहीं है, खाना नहीं है, हाँ, जो आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता Yeah. है, आपके जीवन को एक, जैसे हमारी जनरेशन में क्या था, एक स्टेबिलिटी थी, घर आएंगे तो माँ तो होगी ही, वही माँ तो चेंज टेकन हुआ फॉर है, ग्रांटेड है ना, तो वो टेकन फॉर ग्रांटेड हो गई। अब आजकल क्या है, माँ है ही नहीं। हाँ, अब हम लोग उसको कहते हैं कि लैच की चिल्ड्रन, जो बच्चे चाबी लेके स्कूल जाते हैं, घर हाँ, आते हैं, हाँ, अपने से चाबी खोल हाँ, के दरवाजा right, खोलते हैं, और वहां लिखा रहता है कि तुम्हारा खाना रखा है, माइक्रोवेव में गर्म कर ले। वो भी आज का एक लाइफस्टाइल है, कुछ लाइफस्टाइल है, कुछ मजबूरी है। राइट। लेकिन ये जो चीज है कि स्पर्श कितनी जरूरी है, स्पर्श बहुत बार आपके दुख का मरहम भी है, आपका साथ भी है, सहयोग भी है, इसलिए जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। और जब बच्चे, खास तौर से छोटी उम्र के जो बच्चे हैं, वो उनके पास इतनी ज्यादा शब्दावली नहीं है कि वो अपनी बात आपको कह सके, लेकिन स्पर्श जो कि एक इमोशनल कनेक्ट है, वो बच्चा समझ सकता है। इसीलिए अगर देखो अंतरा, एक छोटा सा बच्चा रोता रहता है, किसी की गोदी में चुप हो जाता है और किसी की गोदी में रोता रहता है, क्योंकि स्पर्श की भाषा बच्चा शब्द की भाषा से बहुत पहले सीखता है। राइट। इसीलिए जब आपका बच्चा बड़ा हो जाए और आप में वैचारिक मतभेद हो, बातचीत में बहुत तकरार हो रही है, वो गुस्सा हो रहा है, हम दुखी हो रहे हैं, तो वापस अगर स्पर्श का इस्तेमाल करिएगा, तो जो आपका पहला रिश्ता है अपने बच्चे से, स्पर्श का, हाँ, वो रिकलेक्ट हो जाएगा और वो आपके रिश्ते को टूटने नहीं देगा। इसलिए साइकोलॉजी में मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक स्पर्श का बहुत इस्तेमाल बोलते हैं होता है। आज देखो, फिजिकल हेल्थ के लिए हम लोग फीडिंग को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं। आज आप देखिए, सरकार की पूरी योजनाएं हैं कि कैंपेन्स चलते हैं। हाँ। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ फीडिंग जो है, वो सिर्फ बच्चे को एक आहार नहीं देता, न्यूट्रिशन नहीं है। हाँ। बच्चे का जो पोजीशन है फीडिंग का, वो सपोर्ट का फीड, ये जो पोजीशन है, दिस इज, और इसी पोजीशन में बच्चा यूट्रस में होता है। तो जब आप फीडिंग में यही पोजीशन रखते हैं, तो वो बच्चे को बाहर की दुनिया को सेफ महसूस कराने में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बॉटल फीड नहीं करा सकता। तो इमोशनल और सोशल, जिसको आजकल देखो हम रेजिलियंस की बात कर रहे हैं कि बच्चों के अंदर कैसे डेवलप करें, ब्रेस्ट फीडिंग से लेके टच की जो लैंग्वेज है, वो बच्चों में रेजिलियंस पैदा करती है, उनके अंदर आंतरिक बल पैदा करती है। तो बल से, अगर बल की बात करें, तो रिश्तों में गलती करने देने का स्कोप कितना होना चाहिए? नापना तो बड़ा मुश्किल है। वही है, फिर हर उम्र के साथ जितने बच्चे छोटे हैं, गलती कर सकते हो जीवन भर। आज मैं और तुम क्या गलती नहीं कर सकते? हाँ, बिल्कुल कर सकते। और हम अपने माँ बाप से क्या उम्मीद करते हैं कि वो समझ सके कि ये मैंने जानबूझ के नहीं किया था, हो गया, पर मेरा इंटेंशन ये था। तो गलती करने की हर उम्र में बहुत जगह है। समय मैम ये होता है कि गलती करते हैं एडोलेसेंस में भी, बड़े होकर भी, लेकिन पेरेंट्स जज कर लेते हैं कि क्यों किया तुमने ऐसा, तो क्या करे उसमें? वही चीज है कि जब भी आपने कोई गलती करी है, तो आपके इंटेंशन क्या था, इसको भी बताना बहुत जरूरी है। ओके, अगेन कम्युनिकेशन इज द की। हाँ, लेकिन हम लोग ज्यादातर जब गलती होती है तो जो नतीजा है या जो आउटकम है, उस पे ज्यादा बात करते हैं। बात करनी क्या चाहिए कि भाई मैंने सोचा ये था, ये नहीं हुआ, गलत हो गया, मैं भी मान रही हूँ कि गलत है। लेकिन देखो, जैसे ही कहा जाता है कि तुमने इतनी बड़ी गलती करी, तो दूसरा पर्सन कहता है तो क्या करता, आप मेरी जगह होती तो क्या करती? बस फिर वहां से वो तू मैं बन जाता है, बजाय इसके कि हम समझे। राइट। तो इतना जब हम लोग बात कर रहे हैं एडोलेसेंस की, मेंटल हेल्थ की, बच्चों की, बहुत सारे पेरेंट्स, जैसे मेरे भी फ्रेंड सर्कल में 2-3 हैं जो बच्चों को अपने स्कूल नहीं भेज रहे हैं और होम स्कूलिंग करा रहे हैं। तो हम लोग फिर एक सर्कल पूरा करके आ रहे हैं कि जब एजुकेशन की बात हो रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब पेरेंट्स होम स्कूलिंग कर रहे हैं, इट्स एन एक्स्ट्रा एफर्ट। इट्स नॉट जस्ट कि घर में बैठ के पढ़ लो, आपको पूरा शेड्यूल बनाना पड़ता होगा उसका। ये जो ट्रेंड है, वो बड़ी जिम्मेदारी है। इस ट्रेंड को मैंने इंडिया में कोरोना के बाद बहुत तेजी से बढ़ते देखा है। बट इज इट, सॉरी टू इंटरप्ट, इज इट, डज इट मीन कि वो ट्रस्ट नहीं है स्कूल्स में? क्यों करा रहे हो? ट्रस्ट तो नहीं कहूंगी, लेकिन ये जरूर कहूंगी कि 2 ट्रेंड्स इंडिया में अभी बहुत पॉपुलर हैं, जो कि इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं, मतलब कि ये नई चीजें हैं, ये पहले नहीं थे। आजकल काफी पेरेंट्स, जिसको हमारे तुम्हारे समय में एक्स्ट्रा करिकुलर कहते थे, उसको एक्स्ट्रा नहीं मान रहे।
जैसे मैं तुमको एक बंगाल के छोटे से शहर के बिजनेसमैन की लड़की की बता सकती हूँ, जिसने क्लास 8th में आके मेरे से बात की थी। उसकी बेटी बहुत अच्छी बैडमिंटन प्लेयर है। ओके। और उस समय स्कूल लेवल में जीती और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में खेलने गई, जीती। और इस आदमी ने ये डिसीजन लिया कि मैम अब हो सकता है मेरा ही बेटी अगला सानिया नेहवाल बने, तो एक तो चांस तो लेने सकते हैं ना मैडम। स्कूल में भेजने से तो ये होगा नहीं। लेकिन मैडम इतना बड़ा डिसीजन लेना है, हम सोच लिया है कि एक बार ले जाते हैं मैम। मैम पिछला छुट्टी में इसको हैदराबाद ले गए थे और वहां पे मैम 2 वीक का कैंप कराए। वहां का सब कोच बोला कि इसको कराइए, आपकी बेटी में टैलेंट है। लेकिन मैडम अब फाइनली टीसी लेने के पहले आपसे मिलने आए हैं। हम मैडम ठीक कर रहे हैं। हमने कहा देखो ये ठीक या गलत तो मैं नहीं बता सकती, पर ये जरूर बोल रही हूँ कि जो कर रहे हो इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। और जो आप कर रहे हैं वो ट्रेंड सेटर है। बोला मैम देखिए एक बेटी है, इसका जीवन अच्छा रहे, और अच्छा जीवन करने के लिए मैडम देखिए ये पढ़ लेगी, शादी कर लेगी, क्या गारंटी है कि अच्छा रहेगा। आजकल का दुनिया देखिए। लेकिन इसको हम देखते हैं बहुत खुशी मिलता है, गेम खेलती है मैडम। अब हम भी सोचे हैं कि ठीक है ले जाते हैं। तो यहाँ होम स्कूलिंग आई, एक बहुत अच्छे स्कूल से उसने अपनी बेटी को निकाला और हैदराबाद ले गया और वहां पे उस कोचिंग में डाला है, जहां ये बच्ची दिन के 7 घंटे बैडमिंटन की, और उसके अलावा भी वो वहां भी पढ़ाई तो कर ही रही है। वो 10th एग्जाम उसी समय दी है जैसा स्कूल में रह के देती, और रिजल्ट भी बहुत अच्छा किए। वहां भी उसको 85% आया है। तो पेरेंट को ये लग रहा है कि मैम कुछ कमी तो नहीं है ना, हम एक तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम एक रिस्क लिए हैं मैडम। पर इससे अगर मेरी बेटी कल को, तो जो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स आज, एंड थैंक्स टू मीडिया, प्रोफेशनल स्पोर्ट्स अब ग्लोरीफाइड है, लोगों को वो एक करियर दिख रहा है और पेरेंट्स उसको अब ले रहे हैं। तो एक ये ट्रेंड है अंतरा, जो आज से 8-10 साल पहले मुझे नहीं दिखता। और इनफैक्ट मैं ये आपको पूछने वाली थी कि बहुत सारे हमारा स्कूल में जो है मार्क्स का वाला बहुत जद्दोजहद रहता है, बट जो मैं बात कर रही हूँ अपने फ्रेंड्स की, वो भी अपने बच्चों को फुल टाइम म्यूजिक में देना चाहती है, बीट एनीथिंग, वोकल, इंस्ट्रूमेंट। तो हो क्या रहा है, जो स्कूल का टाइमिंग है जो है उसमें दूसरा यही है कि जहां भी पेरेंट को लग रहा है कि मेरे बच्चे में कोई और हुनर है, और अगर मैं उसके लिए इसको स्पेशलाइज्ड अटेंशन कोचिंग देना चाहता हूं तो स्कूल के साथ नहीं हो रहा है, तो मैं होम स्कूलिंग ले लेती हूँ। पढ़ाई तो मैं कराऊंगी, तो वहां पे लोग कोच रख रहे हैं, ट्यूशन रख रहे हैं, और बच्चे का मुख्य आधार, और ये बच्चे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, मतलब ये लड़की 5 बजे सवेरे से जाती है। ऐसे ही एक मैं लड़के को जानती हूँ जो कि एक बहुत बड़ा टैलेंट है फुटबॉल की फील्ड में, और बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली का है। उसको हमने उम्मीद फाउंडेशन से भी स्कॉलरशिप दी है इस चीज के लिए। बट मुझे लगता है अंतरा कि हो सकता है 2 साल बाद तुम उसका पॉडकास्ट देखो, बिकॉज ही माइट बी द नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी। वी विश हिम ऑल एब्सोल्युटली। तो ये जो ट्रेंड आया है उससे होम स्कूलिंग आ गई। दूसरा ट्रेंड जो आ गया है इंडिया में अभी, बहुत से स्कूलों में जो अग्रेशन बढ़ रहा है, बुलिंग बढ़ रहा है। कुछ पेरेंट्स जिनको लगता है कि भाई मेरे बच्चा स्पेशल चाइल्ड है और इसको स्कूल में भेजने से बुरा ज्यादा हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है, तो इससे तो अच्छा है कि हम इसको होम स्कूलिंग करें। राइट, हाँ। तो कभी कभी फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट भी बहुत है। अब देखो अगर एक बच्चा है और वो बच्चे को स्पीच थेरेपी करानी है, अब मैं उसको स्कूल भेज रही हूँ कि वहां वो एक्सेप्ट फील करे, उसके फ्रेंड्स बने, और वहां वो पूरे दिन अकेला बैठता है, कोई उससे बात नहीं करता है, बच्चे उसको चिढ़ाते हैं, उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा है। लेकिन फिर मैम अगर ऐसा होता है, विच मे बी गुड, दे हैव देयर ओन रीजंस, फिर वो समुदाय वाली बात जो स्कूल में बिल्ड होता है, सोशल स्किल्स, वो कैसे होगा? फिर हम ऐसे लोग देखो अलग से मेहनत कर रहे हैं। ऐसी मदर्स अपनी सोसाइटीज बना रही हैं, अपने ग्रुप्स बना रही हैं, जहां ये अपने बच्चों को एक दूसरे से इंटरेक्ट करा रही हैं। इट्स अ लॉट ऑफ एफर्ट देयर, एक्स्ट्रा। आज देखो जिन बच्चों को ऑटिज्म है उनका इंक्लूजन हमारे स्कूलों में अभी भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। उस मदर के पास क्या ऑप्शन है? जबकि अलाउड है, दे आर अलाउड टू बी इन मेनस्ट्रीम, इट इज अ रूल। आप किसी बच्चे को ऑटिस्टिक या एडीएचडी बच्चे को स्कूल से निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन हम सोशल आइसोलेशन करते हैं ना। तो उस बच्चे का कोई दोस्त नहीं है, उस बच्चे को कभी इस क्लास के किसी बर्थडे पार्टी में बुलाया नहीं जाता है, तो तुम क्लास में रह के भी कहाँ सोशली इंक्लूड हो रहे हो? तो ऐसे लोग अपने एसोसिएशंस बनाए। देखो बंगाल में है ऑटिज्म सोसाइटी ऑफ वेस्ट बंगाल, ये मदर्स की सोसाइटी है ना, जिनमें हर के बच्चे को ऑटिज्म है। अच्छा। उसकी फाउंडर जो है मैम, उनकी अपनी दोनों बेटी ऑटिस्टिक हैं और दोनों आज बहुत सक्सेसफुल है।
राइट, क्योंकि जो ऑटिज्म के बच्चे हैं ये मेंटली रिटार्डेड नहीं है, नहीं इनकी होते हैं। आईक्यू बहुत हाई होती है, लेकिन इनको सोशली हम Social इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि इनका डिसऑर्डर ही सोशल है। हम्म, तो ऐसे लोगों के लिए भी होम स्कूलिंग एक बेटर ऑप्शन की तरह से इमर्ज होता जा रहा है। और वहां मैंने कई बार देखा कि शायद ये सही है, या तो हमारे स्कूल अपने में बदलाव लाते, डाइवर्सिटी, इंक्लूजन, भाई इंक्लूसिव एजुकेशन की 15 साल से बात हो रही है, रूल्स हैं हमारे यहाँ, लेकिन रियलिटी से तो हम अभी बहुत दूर हैं। अब अगर एक प्रिंसिपल एडमिशन ले भी लेती है तो टीचर्स ऐसी बात करती है, हाय राम वो सेक्शन तुमको मिल गया, तो फिर कहाँ इंक्लूजन है? सो लास्ट क्वेश्चन वुड बी कि मुझे लगता है पेरेंटिंग भी बहुत इवॉल्व हुआ है, हो रहा है, आप बेहतर जानती हैं, तो आपके लिए बहुत सारे, बहुत तबके के, बहुत सोशल स्ट्रेटा के, बहुत इमोशनल अलग अलग तरीके के पेरेंट्स होते हैं, लेकिन सबको अगर एक छोटा सा मैसेज देना हो, वो क्या रहेगा? पेरेंटिंग इज ब्यूटिफुल, एंजॉय इट, डोंट मेक इट अ टास्क। इसको एक बहुत बड़ा रिपोर्ट कार्ड मत बना लीजिए। ये नहीं कि जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है मुझे इसमें सक्सेस लाने के लिए अपने बच्चे को हमेशा नापते रहना। इस रिश्ते को एंजॉय करिए। इंजॉय करिए कि जब एक बच्चा है जो जीन्स में आपकी तरह है, उसके बाल शायद आपकी तरह हैं, उसकी आंखें आपकी तरह हैं, लेकिन कैसे वो धीरे धीरे एक अलग इंसान और शख्सियत बनेगा। अगर इसको इंजॉय करिए, उसमें कभी तकरार भी होगी, कभी खेलना भी होगा, उनके साथ बॉन्ड करिए। आज अगर मैं अपने 32 साल के लड़के को देखती हूँ या 29 साल के, तो मुझे बहुत कुछ दिखता है कि ये मेरे जैसा है, ये मेरे हस्बैंड जैसा है, ये इसमें शायद इसके दादा की तरफ से आया है, पर ये बहुत कुछ है जो इसका ओरिजिनल है। और जब आप उसको इंजॉय करते हैं तो एक बहुत मीनिंगफुल रिलेशनशिप है। एज अ वर्किंग वुमेन अंतरा, मेरे भी 25 साल की जर्नी में बहुत सारे चैलेंज, बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं, लेकिन आज की डेट में शायद मेरा सबसे बड़ा क्रिटिक, मेरा सबसे बड़ा सपोर्टर मेरे दोनों बेटे हैं। और वो बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो मेरे बेटे बेटी की ही तरह थे, जिनके छोटे छोटे नोट्स आज भी मुझे याद हैं। जब मैंने 14 साल पहले उम्मीद शुरू किया था, जो बच्चे लिख के देते थे, मैम थैंक यू सो मच, आप जो करती हैं बहुत लोगों को नहीं समझ में आएगा, पर मैम यू कीप डूइंग इट, वी विश ऑल द बेस्ट टू उम्मीद। और मुझे आज भी लगता है कि मैं जहां हूं या उम्मीद की जो भी है, वो इन बच्चों की बहुत जेन्युइन विशेस हैं। वरना शायद मेरे पास ऐसे कोई रिसोर्स नहीं थे कि मैं एक स्टार्टअप कर पाती। स्टार्टअप जैसे शब्द से भी हमारा परिचय नहीं था। लेकिन एक साइकोलॉजिकल वेलबींग का स्टार्टअप, जहां पे आज हजारों में लोगों ने ट्रेनिंग ली है, मतलब कम से कम आज लाखों बच्चे हैं। और मुझे अब दूसरी तरह से आवाज आ रही है, क्योंकि आज जब तुम पेरेंटिंग की बात कर रही हो ना अंतरा, तो आज मेरे पास पेरेंट्स अपॉइंटमेंट लेते हैं तो मेरे पास मेल आएगा, मुझे लगेगा अच्छा ये आईटीसी का मैनेजर है, लेकिन जब वो सामने आएगा तो मुस्कुरा के बोलेगा मैम आप पहचानी नहीं, आप मेरे स्कूल आई थी, और मैम मेरी बेटी ऑटिस्टिक है। और जब तो मैंने तुरंत गूगल किया और आपको मेल किया, क्योंकि मैम जब कोई इस बारे में बात नहीं करता था, और वो कहेगा कि मैम मैं धनबाद का पढ़ा हुआ, मैम मैं रांची का पढ़ा हुआ, और कभी कभी वाइफ भी बोलेगी कि मैम जब मेरे हस्बैंड ने आपका पिक्चर दिखाया, मैंने कहा नहीं मैं जानती हूँ, ये मेरे स्कूल में भी आई थी। अब वो आसनसोल की पढ़ी हुई है, लोरेटो की, और मैं शायद इन दोनों ही जगह किसी के यहाँ 2006, 2007, 2010 में अगर गई थी अंतरा, तो ये सब अब यंग पेरेंट्स हैं। तो मेरा बहुत बड़ा आज पेरेंटिंग का जो ऑडियंस है वो इस विश्वास से आता है कि नहीं मैम से एक बार बात करेंगे, मैम समझाएंगी, और फिर हम समझ पाएंगे कि हमको क्या करना है। तो ये एक बदलाव की बड़ी अच्छी लहर है, और हमें इसीलिए पेरेंटिंग को एक ओपन माइंड से लेना चाहिए। पेरेंटिंग लॉन्ग टर्म है, कभी शॉर्ट टर्म नहीं है। पेरेंटिंग में आप दूसरे के लिए उतना नहीं करते हैं जितना आज सच में, शायद मैंने अपने बच्चे की परवरिश में अपने जीवन में 20 साल में उसको प्रायोरिटी दी, लेकिन आज मेरे जीवन के अगले 25-30 साल मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम मेरे बच्चे हैं। तो पेरेंट्स को भी अपनी सोच में ये बदलाव लाना है, यही मेरा मैसेज है उनको, कि आप पेरेंटिंग में जो ये सोचते हैं कि हम बहुत सैक्रिफाइस कर रहे हैं, हम ही सब कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपका बच्चा बचपन में ही आपको इतनी खुशी देता है, आपको इतनी पूर्णता देता है, कि ये सोचना कि ये बड़ा होके मेरे को रिटर्न करेगा कि नहीं, ये थोड़ी सी सोच अगर हम बदल लें तो शायद हम इस रिश्ते को जितने दिन हमारे साथ हैं और जब हमसे दूर हैं, हम शायद इसको और ज्यादा सुंदर और ज्यादा मीनिंगफुल बना सकते हैं।
दैट्स वंडरफुल। और आपको सुनना इतना अच्छा लगता है। खैर हम तो पेरेंट नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जितने पेरेंट्स देख रहे हो उनको बहुत ही अच्छा लगा, और बहुत कुछ ऐसे एनेक्डोट्स है आपसे लेने के लिए, जो छोटे छोटे चीज़ जो अप्लाई करके स्ट्रेटेजाइज करके पेरेंटहुड को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। बिल्कुल तो बना सकते थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अगेन ऑन टीवीसी गपशप। ऑलवेज अ प्लेजर।